वेलकम टू इजी लर्निंग 700। इस वीडियो में आपको MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के लेक्चर नंबर 23 से 45 तक करवाए जाएंगे। ये वीडियो फाइनल टर्म के लिए बनाई गई है ताकि स्टूडेंट्स अपनी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन इजीली और शॉर्ट टाइम में कर सकें। तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले है लेक्चर नंबर 23। इसमें सबसे पहले है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं मार्केटिंग और सेलिंग के बारे में, वो इसको सेम समझते हैं, जबकि इन दोनों में डिफरेंसेस है। मार्केटिंग तो तब ही स्टार्ट हो जाती है जब प्रोडक्शन का डिसीजन नहीं होता, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च की जाती है और आइडेंटिफाई किया जाता है कि अनसेटिस्फाइड नीड कौन कौन सी हैं, फिर उन्हीं नीड्स के मुताबिक प्रोडक्ट डिज़ाइन की जाती है। जबकि सेलिंग का प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब प्रोडक्शन का डिसीजन हो जाता है, क्योंकि सेलिंग तभी होगी जब प्रोडक्ट बन जाएगी। मार्केटिंग पूरा का पूरा एक होल सिस्टम है जिसमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं। इसमें मार्केटिंग रिसर्च भी है, एडवर्टाइजिंग भी है, सेलिंग भी है, वेयर हाउसिंग भी है, जबकि सेलिंग सिर्फ मार्केटिंग का एक हिस्सा है। मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो प्रोडक्शन से पहले से शुरू हो जाता है और सेलिंग के बाद भी रहता है, जबकि सेलिंग तो ऐसा प्रोसेस है जो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। जब प्रोडक्ट सेल हो गई तो उसके बाद सेलिंग का प्रोसेस ख़त्म हो गया। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट को हम क्लासीफाई करें तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो कंज्यूम्ड हो जाती हैं सर्टेन यूज़ के बाद। कुछ बार अगर हम यूज़ कर लें प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट कंज्यूम हो गई, ख़त्म हो गई, यानी कि जैसे टी, सोप, टूथपेस्ट, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंज्यूम्ड होने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। नाउ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, जो नॉर्मली घर में यूज़ नहीं होती, जैसे रॉ मटेरियल है, मशीनरी और केमिकल्स वगैरह। ये तमाम चीज़ें जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। Now there are two types of marketing are there, relationship marketing and transactional marketing। relationship marketing क्या होती है? इसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बिल्ड किया जाता है, जबकि ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग में सिर्फ ट्रांजेक्शन की जाती है, यानी कि सिर्फ एक बार की ट्रांजेक्शन हुई और ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग में ख़त्म। जबकि जो रिलेशनशिप मार्केटिंग होती है इसमें रिपीटेड ट्रांजेक्शंस होती हैं, एक कस्टमर बार बार जो है वो चीज़ें परचेज़ करता है, तो इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया कस्टमर के साथ, अब कस्टमर जो है वो बार बार जो है वो परचेज़ करता है चीज़ें एक ही सेलर से। नाउ दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम को जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं और इंटरनल मार्केटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। तो जो एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ये आउटसाइड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से और सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन के यानी कि मार्केटिंग फर्म के कंट्रोल से बाहर होते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल होते हैं। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इकोनॉमिक फोर्सेस, जो माशी जो सूरत हाल है, ज़ाहिर बात है वो फर्म के कंट्रोल में नहीं होती। डेमोग्राफिक फोर्सेस भी आती हैं जो पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं। कल्चरल फोर्सेस आती हैं, पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस यानी कि सियासी और कानूनी। उसके अलावा कंपटीशन बढ़ता है जब नई नई कंपनीज आ जाती हैं, फर्म्स आ जाती हैं मार्केट में, और नेचुरल फोर्सेस भी इसमें शामिल होती हैं। नाउ दी मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर कौन होता है? ये वो पर्सन होता है जो प्लान करता है और उस प्लान को फिर एग्जीक्यूट करता है। कौन सा प्लान? जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का जो प्लान है उसको बनाता भी है और फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करता है, यानी अप्लाई भी करता है। नाउ द रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर का क्या रोल है? पहला रोल तो ये है कि आइडेंटिफाई करना है कि कस्टमर की अनसेटिस्फाइड नीड कौन सी है, कौन सी ऐसी कस्टमर की नीड है जो पूरी नहीं हुई, फिर उस नीड के मुताबिक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, और जो प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गई है उसको फिर उसी डिज़ाइन के मुताबिक उस प्रोडक्ट को डेवलप करना, और फिर प्राइसिंग के डिसीजन लेना, प्राइस क्या होना चाहिए इस प्रोडक्ट का, और डिस्ट्रीब्यूशन होना। डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचना, होलसेलर रिटेलर के थ्रू। एंड दी कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन से मुराद प्रमोशन करना, एडवर्टाइजिंग करना, और डिफरेंट प्रमोशन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन करना कस्टमर के साथ। और मार्केट रिसर्च करना, मार्केटिंग रिसर्च, ये भी मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है। मार्केटिंग रिसर्च से ही पता चलता है कि कस्टमर की अनसेटिस्फाइड नीड कौन सी है, और भी कई सारी चीज़ें मार्केटिंग रिसर्च से पता चलती हैं। अच्छा, स्टाफ की अपॉइंटमेंट करना मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, ये भी काम मार्केटिंग मैनेजर का होता है। नाउ द मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान का मतलब क्या है? ये वो प्लान है, एक प्लान है जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स के लिए बनाया जाता है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं? और एग्जीक्यूटिव समरी है जो कि पूरे प्लान की एक समरी है, एक खुलासा है। करंट मार्केट सिचुएशन, इससे पता चलती है कि करंट मार्केट सिचुएशन क्या है, करंट ट्रेंड्स क्या हैं। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस का पता चलता है कि हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, करंट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या हम सेल बढ़ाना चाहते हैं, क्या हम इमेज बिल्ड करना चाहते हैं।
उसके अलावा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, अब जो हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे। एंड दी प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, ये जो है एक एस्टिमेटेड किस्म का इनकम स्टेटमेंट होता है। एंड दी कंट्रोल ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़, तमाम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का जो कंट्रोल है वो, तो ये सब चीज़ें जो है मार्केटिंग प्लान में शामिल होती हैं। नाउ दी लेक्चर नंबर 24, इसमें है मार्केटिंग मिक्स। अच्छा, मिक्स का वर्ड आप ये समझ लें सबसे पहले कि जब भी मिक्स का वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पीस, यानी 4 पीस का कॉम्बिनेशन। अब ये 4 पीस कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, और इनकी डिटेल जो है वो अब एक एक करके आती जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या मतलब है? प्रोडक्ट का मतलब है सेट ऑफ टेंजिबल एंड फिजिकल एंड टेंजिबल एट्रीब्यूट्स असेंबल इन एन आइडेंटिफाइबल फॉर्म, यानी जितनी भी कोई भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें क्या होता है, सेट ऑफ फिजिकल और टेंजिबल एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पंखा है, उसके कुछ अपने एट्रीब्यूट्स हैं, एक पेन है उसके अपने एक एट्रीब्यूट्स हैं। पंखे के एट्रीब्यूट्स देखेगा कोई शख्स तो वो यही कहेगा कि ये एक पंखा है। पेन के एट्रीब्यूट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कोई भी शख्स समझ जाएगा कि ये एक पेन है, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, यानी वो एक आइडेंटिफाइबल फॉर्म, एक अलग फॉर्म बन जाती है, उससे पहचाना जा सकता है कुछ एट्रीब्यूट्स की वजह से किसी भी एक प्रोडक्ट को कि ये कौन सी प्रोडक्ट है और ये कौन सी प्रोडक्ट है। और दूसरी जो डेफिनेशन दी है वो है सेट ऑफ थिंग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफर फॉर सेल, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है सेल के लिए। तो सिंपल वर्ड में कहा जाए तो प्रोडक्ट का मतलब ही वही चीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन सेल के लिए ऑफर कर रही है, जो बेच रही है। तो नाउ दी प्राइस, प्राइस का मतलब क्या है? यहाँ जो प्राइस का दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि एक्सपेक्टेड प्राइस वो प्राइस होता है जो कस्टमर कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली तौर पे वैल्यू देता है प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल मिसाल ली जाए, बिस्किट की मिसाल ली जाए तो नॉर्मली बिस्किट जो है वो 5 से 10 रुपये का है। अब किसी भी कस्टमर से अगर पूछा जाए या कोई भी कस्टमर प्राइस को नॉर्मली जब भी बिस्किट के बारे में वो सोचेगा तो वो यही सोचेगा कि बिस्किट जो है वो 5 से 10 रुपये का होगा। बिस्किट के बारे में नॉर्मली कोई ये नहीं सोचेगा कि हज़ारों रुपए के बिस्किट होते हैं, नॉर्मली कोई ये नहीं सोचेगा। हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसिव किस्म के इम्पोर्टेड बिस्किट होते हैं जो 500-1000 के दरमियान की रेंज में भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली एक बिस्किट की जो प्राइस होती है वो 5 से 10 रुपये है। तो एक्सपेक्टेड प्राइस जो यहाँ दिया हुआ है कि कस्टमर के जहन में कॉन्शियसली जो अनकॉन्शियसली तौर पे जो सोचेगा तो वो वही प्राइस आएगी उसके जहन में, जो एक नॉर्मली जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, और वो एक्चुअली वैल्यू है, यानी कि 5 से 10 रुपये ही बिस्किट की वैल्यू है। जो भी प्राइस होते हैं वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। नाउ द प्लेस, प्लेस का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुँचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको हम कहते हैं प्लेस। नाउ दी प्रमोशन, प्रमोशन को मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। प्रमोशन के अंदर जो है वो टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं वो एडवर्टाइजिंग की टेक्निक यूज़ होती है, जैसे कि एड्स चलते हैं, आपको पता है टीवी पे इतने सारे एड्स चलते हैं, रेडियो पे भी और न्यूज़पेपर पे भी। तो एडवर्टाइजिंग का मतलब है पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन जो होती है नॉन पर्सनल होती है, किसी को भी पर्सनली इसके अंदर टारगेट नहीं किया जाता होता, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, और इसके अंदर प्रमोशन की जाती है गुड्स की, सर्विसेज की या आइडियाज़ की टू पोटेंशियल कस्टमर्स। अब जो ऑडियंस होती है वो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं कि चांसेस होते हैं कि वो इस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। इसके अलावा पर्सनल सेलिंग का एक मेथड है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशंस है। पब्लिक रिलेशन में डायरेक्ट लिंक डेवलप किया जाता है पब्लिक के साथ, तो ये तमाम टेक्निक्स यूज़ की जाती है प्रमोशन के अंदर। नाउ दी मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है कि टोटल मार्केट को छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है, और मार्केट जो है वो हेट्रोजीनियस है यानी डिसिमिलर है। और सेगमेंटेशन से क्या होता है कि हेट्रोजीनियस जो मार्केट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है होमोजीनियस कंपोनेंट्स में। हेट्रोजीनियस से मुराद डिसिमिलर किस्म की जो मार्केट होती है वो होमोजीनियस कंपोनेंट्स में, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते जो कंपोनेंट्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती है। अब किन बुनियादों पर सेगमेंटेशन की जाती है, सेगमेंट्स बनाए जाते हैं? जोग्राफिक बेसिस के ऊपर, यानी जोग्राफियाई जो बुनियाद है उस पर, यानी लोकेशंस की बुनियाद पे, डेमोग्राफिक बेसिस के ऊपर यानी पॉपुलेशन की बेसिस के ऊपर, एंड साइकोग्राफिक बेसिस के ऊपर। नाउ दी मार्केट टारगेटिंग, इसका मतलब क्या कि कस्टमर कौन होगा ऑर्गेनाइजेशन का। एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट तमाम किस्म के कस्टमर्स को नहीं सेल कर सकती, कुछ कस्टमर्स को वो टारगेट करती है, तो उसको हम कहते हैं मार्केट टारगेटिंग। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन का टॉपिक है अब आपके सामने। इसका मतलब क्या कि अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट कर देना दूसरी प्रोडक्ट से कुछ फीचर्स की बेसिस के ऊपर। जैसे एप्पल की प्रोडक्ट है आईफोन, उसके अंदर जो iOS यूज़ होता है, ज़ाहिर बात है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज सॉफ्टवेयर। अदर कंपनीज ज़्यादा तौर पे एंड्रॉयड यूज़ कर रही हैं, तो एक डिफ्रेंशिएशन मिली हुई है एप्पल वालों को, प्रोडक्ट की डिफ्रेंशिएशन वो यूज़ कर रहे हैं।
तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इसी वजह से यूज़ की जाती है कि वो कंपटीशन को अवॉइड कर सकें। अब एप्पल वाले अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा इसीलिए प्राइस चार्ज करते हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्ट डिफरेंट है, वो कंपटीशन से बचे हुए हैं। नाउ दी लेक्चर नंबर 25, इसमें है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। मार्केटिंग रिसर्च में हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं मार्केट से। अब जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो रॉ फॉर्म होती है, यानी एक तरह से कच्ची होती है, तो उस पर डेटा एनालिसिस किया जाता है, यानी प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद फिर उस इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर दिया जाता है जो कंसर्न अथॉरिटीज़ होती हैं जिनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। नाउ द कैटेगरीज ऑफ मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च की 2 कैटेगरीज है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना कि प्रॉब्लम क्या है और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च में क्या होता है कि हम पोटेंशियल के बारे में जानते हैं कि सर्टेन प्रोडक्ट जो है, हमारी जो प्रोडक्ट है उसका कितना पोटेंशियल है मार्केट के अंदर, यानी कितनी गुंजाइश है। अगर हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट कितनी ज़्यादा कामयाब हो सकती है। और मार्केट शेयर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में शेयर कितना है, अगर हम ऑलरेडी सेल कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो कितना शेयर होगा। एंड द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, हमारी प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर इमेज क्या है। और इसके अलावा फॉरकास्टिंग करना यानी प्रेडिक्शन करना, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी मार्केट के अंदर। और इसके अलावा है जनरल ट्रेंड्स इन द मार्केट, फॉर एग्जांपल ट्रेंड टूवर्ड्स फिटनेस, फिटनेस की तरफ लोगों का ट्रेंड होना, तो ये जो है जनरल ट्रेंड होता है मार्केट में। और इसमें भी कल्चरल ट्रेंड आता है और बिजनेस ट्रेंड होता है। नाउ द प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च जो होती है उसमें क्या होता है, सेगमेंटेशन रिसर्च की जाती है। अगर सपोज हमारी सेल डिक्लाइन हो रही है किसी एक वजह से, तो हम नए सेगमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हम प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट है क्या वो वैसा ही परफॉर्म कर रही है जैसा हम क्लेम करते हैं या नहीं। प्राइसिंग के ऊपर रिसर्च की जाती है कि हम जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं कस्टमर का, उसके बारे में क्या रिएक्शन है, कस्टमर क्या उसको एक्सपेंसिव समझता है या नहीं समझता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च, क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट सही तरीके से या नहीं, जब प्रोडक्ट की डिमांड हो प्रोडक्ट अवेलेबल होती है या नहीं। और इसके अलावा प्रमोशन रिसर्च के, जो प्रमोशन पे हम पैसा लगा रहे हैं उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नाउ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मार्केटिंग रिसर्च, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम क्या है, और डिज़ाइन करना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इसमें हम क्या मार्केट के रिसर्च हमारे सामने आते हैं कि क्या क्वेश्चन होंगे मार्केट रिसर्च के क्वेश्चंस, और फिर उन्हीं क्वेश्चंस का जो पॉसिबल आंसर होता है वो हाइपोथेसिस होता है। एंड रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन में डेटा कलेक्शन होती है और सैम्पल जो है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और स्केलिंग यानी कि कौन सा स्केल हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद असल में डेटा कलेक्शन की जाती है, फिर उस डेटा के ऊपर प्रोसेस किया जाता है जिसको हम एनालिसिस कहते हैं, और फिर डेटा रिपोर्टिंग की जाती है। रिपोर्ट किया जाता है डेटा, किन लोगों को रिपोर्ट किया जाता है, मार्केटिंग के लोगों को, प्रोडक्शन के लोगों को, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है कंपनी की। नाउ द लेक्चर नंबर 26, डेटा कलेक्शन। जो डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स होती हैं वो चेंज हो सकती हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स, अब कई तरह की रिसर्च जो है वो मेथड्स हैं, कई तरीके से रिसर्च की जा सकती है। एक है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में क्या होता है कि ऑब्जर्व किया जाता है चीज़ों को और उसके बारे में ओपिनियन बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये जानने के लिए कि एक सिटी में किस तरह की कारें लोग पसंद करते हैं, तो वहाँ पार्किंग में जाके देखा जा सकता है कि ज़्यादातर कारें कौन से कलर की वहाँ मौजूद है। इसी तरह से ये देखने के लिए कि किस कलर के या किस डिज़ाइन के लोग कपड़े पसंद करते हैं, तो उसको भी ऑब्ज़र्व किया जा सकता है किसी भी स्ट्रीट में जाके, बिज़ी स्ट्रीट में जाके। तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में जो है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन की जाती है, चीज़ों को देखा जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है और उनके बारे में ओपिनियंस बनाई जाती हैं। उसके अलावा सर्वे मेथड यूज़ होता है। सर्वे मेथड में सर्वे किए जाते हैं क्वेश्चनियर के थ्रू भी और इंटरव्यू के थ्रू भी। क्वेश्चनियर में क्वेश्चनियर प्रोवाइड किया जाता है जिस पे क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, और इंटरव्यू में इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू जो है वो वहाँ यूज़ होता है जब डिटेल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। उसके अलावा फोकस ग्रुप, ये भी एक टेक्निक है रिसर्च की। इस टेक्निक को अप्लाई किया जाता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की स्टेज में, यानी जब आइडेंटिफाई प्रॉब्लम की जा रही हो तो वहाँ यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ग्रुप जो है वो कंसर्न पर्सनस का एक ग्रुप होता है जिसको सिलेक्ट किया जाता है, और फिर उनको जो है वो इनवाइट किया जाता है जहाँ पर मीडिएटर मौजूद होता है। और मीडिएटर जो है वो होता है, वो पर्सन होता है जो मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है तमाम एक्टिविटीज़ को। और इस ये जो टेक्निक होती है इसके अंदर तमाम चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। और प्लेस जो होनी चाहिए फोकस ग्रुप की, जहाँ पे फोकस ग्रुप होगा, जहाँ पे बुलाया जाएगा कंसर्न पीपल्स को उनसे पूछने के लिए, तो वो बहुत रिलैक्स होनी चाहिए ताकि वो आराम से बैठ के जो है वो ओपिनियन अपनी दे सकें। और फोकस ग्रुप जो है वो सिंगल फोकस ग्रुप भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है, यानी कि 2 फोकस ग्रुप भी हो सकते हैं एक साथ।
इसके अलावा एक्सपेरिमेंटेशन भी एक रिसर्च का तरीका है जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम देखते हैं कि कॉज और इफेक्ट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, अगर हम ये करते हैं तो क्या होगा। नाउ द कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्टडी करना जिसके थ्रू लोग डिसीजन लेते हैं कि वो बाय करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसको स्टडी करने को हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। कौन कौन सी चीज़ें कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस करती हैं यानी असर डालती हैं, यानी कौन सी फोर्सेस हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो पहली तो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो नफ्सियाती हैं, जो कस्टमर के अंदर होते हैं, कंज्यूमर के अंदर होते हैं कि कस्टमर अपने बारे में क्या सोचता है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। और इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, अपनी एज के बारे में क्या सोचता है, जेंडर के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, सेल्फ कॉन्सेप्ट और रोल इन द सोसाइटी। तो ये तो इनर फैक्टर हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी नफ्सियाती। दूसरा है सोशियोलॉजिकल फैक्टर। बहुत से डिसीजन कंज्यूमर सिर्फ इसी वजह से लेता है सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, यानी सोसाइटी की वजह से, माशरे की वजह से। बहुत सी चीज़ें इसी वजह से ख़रीदी जाती हैं कि वो सोशल नीड्स होती हैं, उसकी कोई बेसिक नीड नहीं होती, लेकिन सिर्फ सोसाइटी की वजह से बहुत सी चीज़ें ख़रीदी जाती हैं। नाउ द स्टेप्स फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग जो ली जाती है उसका पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या होता है, रिकग्निशन ऑफ नीड को पहचाना जाता है, ज़रूरत को। फीलिंग दैट समथिंग इज़ मिसिंग, कोई चीज़ मिस हो रही है, जैसे भूख लगी है तो खाना जो है वो उसकी ज़रूरत है, तो मिसिंग है, कोई चीज़ ज़रूरत जब पड़ रही है तो मिस है। उसके बाद कलेक्शन की जाती है इन्फॉर्मेशन की, उससे रिलेटेड जो चीज़ मिस है उससे रिलेटेड। अब अगर भूख लग रही है किसी को तो खाने से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, कौन कौन सा खाना है अवेलेबल। उसके बाद कंपैरिजन किया जाता है अल्टरनेटिव। अब जैसे खाने की अगर मिसाल ले लिया तो बर्गर, पिज़्ज़ा, रोटी, इनका कंपैरिजन किया जा रहा है। फिर उसके बाद परचेज डिसीजन ले लिया जाता है, ख़रीद ली जाती है जो चीज़ अच्छी लगती है, और फिर उसके बाद पोस्ट परचेज डिसीजन आता है ख़रीदने के बाद, चीज़ को यूज़ करने के बाद, उसको हम कहते हैं पोस्ट परचेज डिसीजन। नाउ द लेक्चर नंबर 27, इसमें सबसे पहले है प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट क्या है, ये पहले भी आ चुका है। प्रोडक्ट का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन सेल के लिए ऑफर करती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल भी। टेंजिबल से मुराद वो प्रोडक्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्टेंस है, और इंटेंजिबल प्रोडक्ट से मुराद सर्विसेज की बात हो रही है। सर्विसेज जो होती हैं उनको इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। अच्छा, बेनिफिट्स आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, बुनियादी जो फीचर्स होते हैं उनको हम बेनिफिट्स कहते हैं प्रोडक्ट के। हर प्रोडक्ट के अंदर सेट ऑफ फीचर होता है जिससे पता चलता है कि वो उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है। यानी कि अब मिसाल ली जाए, पंखे के अपने फीचर्स हैं, पेन के अपने फीचर्स हैं, उससे हमें पता चलता है कि पेन के अंदर कौन से फीचर्स होंगे, पंखे के अंदर कौन से फीचर्स होंगे, तो वो एक आइडेंटिटी है। हर प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं, सेट ऑफ फीचर्स है, वो उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है। नाउ द क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को दो तरीक़ों से क्लासीफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की भी कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड वो होते हैं जो कि कन्वीनियंटली आसानी से बाय किया जा सकता है, कस्टमर आसानी से इसको बाय कर लेता है, इसके बारे में कस्टमर को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होता है, पता होता है कस्टमर को, और फ्रीक्वेंटली बाय करता है, रोज़ाना की बुनियाद पे भी इसको कस्टमर बाय करता है। जैसे कि ब्रेड की मिसाल ले ली जाए, ईज़िली कस्टमर बाय कर लेता है, पता होता है कस्टमर को ब्रेड के बारे में, और फ्रीक्वेंटली रोज़ाना बाय करता है। शॉपिंग गुड्स होते हैं जो जिनके अंदर कंपैरिजन करता है कस्टमर्स के डिफरेंट जो है वो डिज़ाइंस की, प्राइस की, क्वालिटी की कंपैरिजन वगैरह करता है, इसको हम कहते हैं शॉपिंग गुड्स। जैसे कपड़ों की अगर मिसाल लें, वो भी शॉपिंग गुड्स के अंदर आ जाता है। और आखिर में है स्पेशलिटी गुड्स। इन प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कस्टमर की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी होती है इन प्रोडक्ट्स के साथ अटैच, और इनको ज़ाहिर बात है ख़रीदना भी काफ़ी टाइम लग सकता है, इनको ख़रीदने में भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी होती है। जैसे कोई डिज़ाइनर सूट वगैरह, तो वो जो है स्पेशलिटी गुड्स में आ जाता है। नाउ इंडस्ट्रियल गुड्स वो होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, और इंडस्ट्रियल गुड्स भी दो तरह के हैं, कैपिटल आइटम्स एंड एक्सपेंस आइटम। तो कैपिटल आइटम्स जो होते हैं वो लॉन्ग लाइफ और एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, यानी काफ़ी लंबे और चलने वाले और महंगे तरीन होते हैं, और कभी कभी कॉपीराइट्स भी ख़रीदना पड़ता है, और इनको कैपिटल गुड्स भी कहा जाता है। एक्सपेंसिव आइटम जो है वो कौन कौन से हैं, रॉ मटेरियल है, और कुछ यूटिलिटी आइटम्स हैं जैसे ऑयल है या ग्रीस है, और कुछ टूल्स वगैरह, ये एक्सपेंस आइटम्स में आ जाता है।
नाउ द प्रोडक्ट मिक्स का क्या मतलब है, तमाम प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन सेल के लिए ऑफ़र कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स बेचती है उन तमाम प्रोडक्ट्स को हम कहेंगे कि वो उसका प्रोडक्ट मिक्स है। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर 100 प्रोडक्ट बेच रही है तो हम कहेंगे कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट मिक्स है। और प्रोडक्ट लाइन का मतलब है कि सिमिलर किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती प्रोडक्ट, अगर एक कंपनी ऑयल बना रही है हेयर ऑयल और शैम्पू भी बना रही है और जेल भी बना रही है, अब ये तीनों चीज़ें जो है वो हेयर के लिए हैं, बालों के लिए हैं, अब वो जो है क्या कहलाई जाएगी, वो उसकी प्रोडक्ट लाइन है। क्योंकि एक जैसी प्रोडक्ट्स हैं लेकिन प्रोडक्ट बिल्कुल सेम भी नहीं है, लेकिन मिलती जुलती प्रोडक्ट्स हैं, एक उस काफ़ी हद तक सिमिलर किस्म के काम करती हैं, वो बालों ही के लिए तीनों चीज़ें बनी हैं, तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट लाइन। नाउ दी स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट किस तरीके से डेवलप की जाती है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। पहले तो रिकग्नाइज़ किया जाता है कि अनसेटिस्फाइड नीड कौन सी नीड है जो पूरी नहीं हो रही। आइडिया की जनरेशन की जाती है, आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, सोचा जाता है आइडियाज़ को, नए से नए आइडियाज़ को, फिर आइडियाज़ की स्क्रीनिंग की जाती है कि कौन सा आइडिया बेटर है, कैसा है, फिर प्रोटोटाइप बनाया जाता है, एक तरह का मॉडल तैयार किया जाता है जिसको टेस्ट किया जाता है, फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग की जाती है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है और टेस्टिंग जो है दो तरह की होती है, कि लेबॉर्ट्री में भी टेस्ट की जाती है और मार्केट के अंदर भी टेस्टिंग की जाती है। और मार्केट के अंदर टेस्टिंग किया जाता है, ट्रायल बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करके देखा जाता है कि प्रोडक्ट की सेल कैसी जा रही है। फिर जब टेस्ट भी कामयाब हो गया तो कमर्शलाइजेशन की जाती है, अब प्रोडक्ट को कमर्शियल बेसिस के ऊपर सेल किया जाएगा और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मास मार्केटिंग। नाउ द लेक्चर नंबर 28, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। तो पहला स्टेज है इसका इंट्रोडक्शन स्टेज। ये पहला स्टेज होता है जब प्रोडक्ट जो है वो नई मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। जब नई प्रोडक्ट आती है तो इसके बनाने वाले भी, मैन्युफैक्चरर भी इसके बहुत कम होते हैं, एक या कुछ लोग ही, कुछ कंपनीज ही इसको बना रही होती हैं। उसके बाद ग्रोथ स्टेज आता है, उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट की सेल बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ओल्ड कस्टमर्स जो होते हैं वो भी ऑर्डर्स करते रहते हैं, रिपीटेड ऑर्डर्स उनकी तरफ से आते हैं और नए कस्टमर भी मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं। फिर मैच्योरिटी स्टेज आती है तो उसमें क्या होता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल होता है। सबसे ज़्यादा सेल इसी स्टेज में होती है क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, और जब बाकी सेलर्स भी देखते हैं प्रोडक्ट की सेल को तो वो भी इंटर होना शुरू हो जाते हैं मार्केट में, वो भी उस प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देते हैं। और फिर डिक्लाइन स्टेज आ जाता है। जब बहुत ज़्यादा सेलर मार्केट में आना शुरू हो गए तो फिर प्रोडक्ट की सेल जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है और फिर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को किस तरह यूज़ किया जाए। पहला इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इंट्रोडक्शन स्टेज में किस तरीके से यूज़ किया जाए, मार्केटर्स को चाहिए कि वो डिक्टेट करें मोर ऑफ देयर पॉलिसीज़, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ को अपनी डिक्टेट करें। इस स्टेज में जो है वो कस्टमर जो है वो वेंचरसम होता है, यानी कि वो नए आइडियाज़ को ट्राई करना चाहता है, यानी कि वही लोग ख़रीदते हैं जो नए आइडियाज़ को ट्राई करना चाहते हैं। और मार्केटर्स जो है वो हाई प्राइस भी रख सकते हैं अगर जो है कस्टमर जो है वो ज़्यादा पैसे जो है वो स्पेंड करे या फिर हाई कॉस्ट उनकी प्रोडक्ट बनने में आती है, और इस स्टेज में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। नाउ द ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होगा कि मार्केटर्स ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ मैन्युफैक्चरर कम होते हैं, कंपटीशन भी कम होता है और सेल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, हाई सेल हो जाती है। अब मैच्योरिटी स्टेज आता है। मैच्योरिटी स्टेज में क्या मार्केटर्स क्या करेंगे, वो रिड्यूस कर देंगे प्राइस को क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। जब सेल पीक पे होती है तो कंपटीशन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और मार्केटर्स जो है वो स्पेंड करते हैं पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट में ताकि नए से नए फीचर्स और लाए जा सकें प्रोडक्ट के अंदर, और वो स्पेंड करते हैं अपना ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपनी ब्रांड इमेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने ब्रांड नेम की प्रमोशन करते हैं। और मार्केटर्स जो है वो रिवाइज़ करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को और नए सेगमेंट को ढूंढते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए। लेकिन इस स्टेज पे सेल तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक चीज़ होती है कि पर यूनिट प्रॉफिट जो है वो गिरता है, यानी कि हर एक पीस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो गिर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक शॉप पे 20 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा था तो अब 15 रुपीज़ होगा, लेकिन जहाँ 100 शॉप बिक रहे थे वहाँ 500 शॉप बिकेंगे, तो क्या हुआ, पर यूनिट प्रॉफिट तो गिर गया लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। अब उसके बाद जब आखिरी स्टेज आती है डिक्लाइनिंग स्टेज, तो इस पर क्या होता है कि मार्केटर्स को ये करना चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट को जो है सिलेक्टिव कस्टमर्स को सेल करें, सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को सेल करें जो सिलेक्टिव हैं, जो लॉयल कस्टमर हैं। और मार्केटर्स को चाहिए कि नए इनोवेशन लेके आएँ प्रोडक्ट्स में ताकि उसकी सेल को हाई कर सकें। अगर नए इनोवेशन नहीं लाएंगे तो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगी मार्केट से। नाउ द ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स। तो ब्रांडिंग को समझने से पहले आप ये समझे ब्रांड क्या है। अक्सर आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के बारे में सुना होगा, यूज़ भी की होंगी। तो ब्रांड का मतलब है एक साइन
सिंबल, टाइप ऑफ राइटिंग यानी कुछ वर्ड्स, कलर, डिज़ाइन या फिर इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है। यानी कि ब्रांड एक्चुअली एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है जो दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट करती है। और ब्रांड को एक साइन भी हो सकता है, एक सिंबल भी हो सकता है, कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे एप्पल की अपना एक जो उन्होंने लोगो बनाया है वो उनकी अपनी आइडेंटिटी है जो एप्पल का है। इसी तरह डिफरेंट कंपनीज अपने साइंस बनाती है, अपने लोगो बनाती है, तो वो उनकी ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन बन जाती है, वो आइडेंटिफाई कर रही होती है। तो यही है ब्रांड का कॉन्सेप्ट। अब ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें आइडेंटिफिकेशन जो है वो सजेस्ट की जाती है प्रोडक्ट के लिए कि प्रोडक्ट के लिए कौन सी आइडेंटिफिकेशन होगी। और ब्रांड इक्विटी का मतलब है कस्टमर की लॉयल्टी जो प्रोडक्ट के साथ अटैच है, उसको हम कहते हैं ब्रांड इक्विटी। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब ये है कि कितना ज़्यादा कस्टमर जो है वो जानता है या रिकॉल करता है ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट को। टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम्स की अगर हम बात करें तो ब्रांड नेम्स की भी टाइप्स है, जैसे नेशनल ब्रांड है। नेशनल ब्रांड वो ब्रांड होती है जो थ्रू आउट द कंट्री सोल्ड होती है। एंड लाइसेंस ब्रांड्स का मतलब है कि सेलर को राइट मिल जाता है किसी एक ब्रांड को सेल करने का मार्केट के अंदर। यानी सेलर बनाता नहीं है लेकिन उसको किसी कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करने का लाइसेंस मिल गया, एक ब्रांड को सेल करने का लाइसेंस मिल गया, उसको हम कहते हैं लाइसेंस ब्रांड्स। फिर है प्राइवेट ब्रांड्स। प्राइवेट ब्रांड्स क्या मतलब? मैन्युफैक्चरर को जो है वो यूज़ करता है ब्रांड जो है कुछ रिटेलर की जब वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरर की अपनी ब्रांड नहीं होती, कुछ रिटेलर्स की ब्रांड होती है जिसका नाम जो है वो मैन्युफैक्चरर यूज़ कर रहे होते हैं जब वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तब। अच्छा, अब है पैकेजिंग और लेबलिंग। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग जो है वो ड्रेस है किसी भी प्रोडक्ट का। जो भी पैकेट्स में प्रोडक्ट्स आती हैं वो एक तरह से उसका ड्रेस है। कुछ खुली प्रोडक्ट्स भी आपने अक्सर यूज़ की होंगी और पैकेट वाली भी यूज़ की होंगी। तो जो पैकेट है वो असल में क्या है? उस प्रोडक्ट का ड्रेस है। और इसके अलावा ड्रेस तो है ही, वो साथ में पैकेजिंग जो है वो उस पर डिज़ाइनिंग भी हुई होती है और मेकिंग ऑफ द रेपर ऑफ द प्रोडक्ट। एक तरह से रैपर बनाना प्रोडक्ट का और उस पर डिज़ाइनिंग करने को भी हम पैकेजिंग कहते हैं। लेबलिंग क्या है? लेबलिंग जो है पैकेजिंग का एक हिस्सा है, वो हिस्सा जहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, उसके कंटेंट्स लिखे हुए हैं और मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ है कि इसको किस कंपनी ने बनाया है, उस हिस्से को हम लेबलिंग कहते हैं। तो लेबलिंग पैकेजिंग का ही एक हिस्सा होता है जहाँ पे तमाम चीज़ें लिखी हुई होती हैं। नाउ द लेक्चर नंबर 29। इसमें सबसे पहले है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग का मतलब ये है, प्राइसिंग समझने से पहले प्राइस समझें आप। तो प्राइस जो है वो वैल्यू है जो सेलर रिसीव करता है जब एक्सचेंज होती है गुड्स या सर्विसेज। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये की कोई चीज़ बेची तो जो 100 रुपये मिल रहा है सामान देने के बदले, यानी एक्सचेंज हुई है ना, सामान दिया और पैसे लिए, तो जो 100 रुपये हैं वो एक्चुअली वैल्यू है, वो वैल्यू है जो सेलर ने रिसीव की। तो ये है प्राइस। और प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस जिसमें डिटरमाइन किया जाता है कि कंपनी क्या रिसीव करेगी जब वो अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करेगी। यानी कि प्राइसिंग के अंदर हम एक्चुअली इस बात को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, इस बात को डिसाइड कर रहे होते हैं कि कंपनी क्या रिसीव करेगी जब प्रोडक्ट्स की एक्सचेंज होगी। जब प्रोडक्ट्स को दिया जाएगा तो उसके बदले क्या मिलेगा कंपनी को। अगर 100 रुपये मिलेंगे, अगर हम 100 रुपये प्राइस रखते हैं तो कंपनी को 100 रुपये मिलेंगे। अगर हम 200 प्राइस रखते हैं तो कंपनी को 200 मिलेंगे। तो इस बात को डिटरमाइन करने को हम प्राइसिंग कहते हैं। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्राइसिंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जब प्राइसिंग यानी कि प्राइस सेट किए जा रहे होते हैं? तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किया जाए, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ मार्केट शेयर को भी देखा जाता है कि अपना मार्केट शेयर किस तरीके से बढ़ाया जाए। जितनी ज़्यादा सेल बढ़ेगी उतनी ज़्यादा मार्केट शेयर बढ़ेगा। साइकोलॉजिकल एडवांटेज देखा जाएगा और गेट रेट ऑफ स्टॉक, इन स्टॉक को भी सामने रखते हुए प्राइसिंग की जाएगी। उसके अलावा कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है ये प्राइसिंग करने की एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि कंपनी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको कंसिडर किया जाता है और प्रॉफिट को साथ में जोड़ दिया जाता है। यानी कि एक प्रोडक्ट कंपनी को अगर 80 रुपीज़ की पड़ी, 80 रुपये की पड़ी, तो वो हो गई उसकी कॉस्ट, और साथ में कंपनी अपना प्रॉफिट जोड़ देगी। 20 रुपीज़ अगर प्रॉफिट है वो जोड़ देगी, तो 100 रुपीज़ प्राइस होगी, तो वो कहलाएगी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कि कंपनी ने पहले देखा कि कंपनी को कितने की वो प्रोडक्ट पड़ रही है और साथ में कंपनी ने उसमें अपना एक प्रॉफिट जोड़ दिया। इसके लिए ब्रेक इवन एनालिसिस की भी ज़रूरत पड़ती है। ब्रेक इवन एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, कहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस बराबर होंगे। तो ब्रेक इवन को कैलकुलेट करने के लिए हमें कंसिडर करना पड़ता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो वो होती है जो बिल्कुल ही फिक्स रहती है, चाहे जितनी भी प्रोडक्शन हो जाए, जितनी भी ज़्यादा चीज़ें बनना शुरू हो जाएँ वो फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, जैसे बिल्डिंग की कॉस्ट है।
जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाती है, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी उतनी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल बढ़ता जाएगा। तो ब्रेक इवन एनालिसिस निकालने के लिए करने के लिए हमें टोटल कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी शामिल है और वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस यूज़ किया जाता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर। अब इसकी पूरी डिटेल ये किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये आप पढ़ेंगे आगे चल के कुछ कोर्सेज़ के अंदर। अच्छा, अब प्राइसिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग की जाती है वो उसकी कुछ स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं जब नई प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस की जाती है। प्राइस स्कीमिंग, इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस चार्ज की जाती है वो एक्सपेक्टेड प्राइस से ज़्यादा होती है। इसको हम कहते हैं प्राइस स्कीमिंग। इसके अपने फ़ायदे भी हैं। इसका पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर कॉस्ट कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो गई है तो वो मार्केट स्कीमिंग, प्राइस स्कीमिंग के थ्रू वो कॉस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक सोप बनने के अंदर 100 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है, लेकिन मिस्टेकनली उसको 80 रुपीज़ कैलकुलेट कर दिया। अब नॉर्मली वो सोप 100 रुपीज़ का सेल होना था, लेकिन प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी की वजह से वो सेल हो रहा है 120 रुपीज़ का। तो 20 रुपीज़ जो है वो एब्जॉर्ब हो गए प्राइस स्कीमिंग की वजह से, और अब जो है वो कंपनी को उतना ही प्रॉफिट होगा जितना होना था, मिस्टेक ना होने की वजह से जितना होना था। तो मिस्टेक का जो नुकसान हुआ वो प्राइस स्कीमिंग की वजह से एब्जॉर्ब हो गया। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होती है तो कस्टमर उसके हिसाब से वैल्यू देते हैं, यानी कस्टमर बोलते हैं कि अगर इसकी प्राइस ज़्यादा है तो इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये भी एक फ़ायदा होता है प्राइस स्कीमिंग का। इसके अलावा पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। इसमें लोअर प्राइस रखी जाती है एक्सपेक्टेशन से। अगर सपोज़ करें 100 रुपीज़ प्राइस रखनी थी तो 90 रुपीज़ रखी गई या 95 रखी गई। इसका फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर किया जा सकता है इस स्ट्रेटजी के थ्रू, क्योंकि ज़ाहिर बात है सस्ती प्रोडक्ट होगी, लोग ज़्यादा खरीदेंगे। एंड प्राइसिंग डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अपने मकासद हैं, उस पर भी डिपेंड करती है। नाउ द फिक्स वर्सेस डायनामिक प्राइसिंग। अच्छा, फिक्स प्राइसिंग मेथड में क्या होता है कि हमारी प्राइस बिल्कुल फिक्स रहती है, चाहे जैसा भी कस्टमर हो, जैसा भी कम्युनिटी हो, या फिर जो भी हमारी जिस जगह भी हम बेच रहे हो। जबकि डायनामिक प्राइसिंग जो होती है वो हमारी प्राइस वेरी करती है कस्टमर टू कस्टमर। एक कस्टमर को हम ज़्यादा में चीज़ दे रहे हैं, दूसरे को हम कम में दे रहे हैं। मार्केट टू मार्केट भी वेरी करती है, एक मार्केट में महंगी बेच रहे हैं एक ही प्रोडक्ट, दूसरी मार्केट में हम सस्ती बेच रहे हैं। नाउ द फैक्टर्स टू बी कंसिडर वाइल सेटिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग। इंटरनेशनल प्राइसिंग को सेट करते वक्त क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, यानी जब सेल जो है वो इंटरनेशनली हो रही हो प्रोडक्ट की, कई सारे मुल्कों में सेल की जा रही हो, करेंसी, एक्सचेंज रेट, जैसे डॉलर रुपये का जो एक्सचेंज रेट है वो 150-160 रुपीज़ का $1 चल रहा है, तो एक्सचेंज रेट को कंसिडर किया जाता है। टैक्सेस को देखा जाता है, जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए होते हैं, एक्सपोर्ट पे कौन सा टैक्स लगा हुआ है गवर्नमेंट का। इसके अलावा टैरिफ्स भी एक किस्म का टैक्स होता है, ये वो गवर्नमेंट लगाती है जिस कंट्री के अंदर इंपोर्ट हो रहा है सामान। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से यूके एक्सपोर्ट करते हैं अपना सामान, तो जो यूके की गवर्नमेंट ने हमारे सामान पे टैक्स लगाया होगा उसको हम कहेंगे टैरिफ। और इसके अलावा फ्राइट यानी कि ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है, अब इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है तो शिप के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होगी और एयरक्राफ्ट्स के थ्रू भी हो सकती है, उसका कितना खर्चा आता है। इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है जब शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ज़ाहिर बात इंटरनेशनल ट्रेड होती है तो वहाँ इंश्योरेंस भी होता है। तो इन तमाम फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है जब इंटरनेशनल प्राइसिंग सेट की जा रही होती है। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। अब ये मिक्स का वर्ड मैंने पहले भी बताया था, इसका मतलब है कॉम्बिनेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का मतलब है कॉम्बिनेशन उन तमाम चैनल का जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है जब वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो वो प्रोडक्ट को तमाम चैनल्स को यूज़ करती है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। यानी डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में तमाम चैनल यूज़ हो रहे होते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स जो है वो वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और मार्केट टू मार्केट। एक प्रोडक्ट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स है वो हो सकता है दूसरी प्रोडक्ट के लिए नहीं हो, और एक मार्केट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स है वो हो सकता है दूसरी मार्केट के लिए नहीं हो। नाउ द पार्टीज इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। कौन कौन सी पार्टीज होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में इन्वॉल्व? पहली पार्टी है होलसेलर। होलसेलर तो आपको पता ही है क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदता है और बेचता भी ज़्यादा क्वांटिटी में है। और होलसेलर उन लोगों को बेचता है जिनको दोबारा बेचना होती हैं चीज़ें, जैसे रिटेलर वगैरह हैं, उनको वो ऐसे लोगों को ही बेचता है। जबकि रिटेलर भी एक पार्टी है। रिटेलर वो है जो स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है एंड बायर्स को, जो फाइनल बायर्स होते हैं जिन्होंने आगे रीसेल नहीं करना होता उनको सेल करता है रिटेलर। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है अब आपके सामने।
अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक नेटवर्क है इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का। कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्रोडक्ट का फ्लो पॉसिबल बनाती हैं मार्केटर से एंड बायर तक। यानी एंड बायर कौन, जो एंड में आके ख़रीदता है, जो फाइनली प्रोडक्ट को ख़रीदता है, उसको हम कहते हैं एंड बायर। तो उस पूरे एक फ़्लो जो है प्रोडक्ट का, वो ज़ाहिर बात है वो आसान नहीं होता वो प्रोडक्ट का जो है वो मार्केटर से एंड बायर तक पहुंचना। तो उस प्रोडक्ट के फ़्लो को पॉसिबल बनाता है कुछ बॉडीज़ का इंटरडिपेंडेंट नेटवर्क है। मैंने पहले गलती से इंडिपेंडेंट बोल दिया, इंटरडिपेंडेंट नेटवर्क। यानी ये बॉडीज़ इंटरडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो इनके नेटवर्क को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए क्या होता है, मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लार्ज इन नंबर। वो कई ज़्यादा जो है मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कंज्यूम होने वाली प्रोडक्ट होती हैं। और मेंबर्स जितने भी होते हैं वो वैल्यू जो है वो ऐड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में, ट्रांजैक्शन को रिड्यूस करते हुए। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वर्क फॉर प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी से मुराद क्या है, जब प्रोडक्ट एक जगह बनी और जिस जगह पे उसकी ज़रूरत है वहाँ बेची जा रही है, तो वो प्लेस यूटिलिटी। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू प्लेस यूटिलिटी होती है प्रोडक्ट की। नाउ दी एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, वो स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं कई सारा सामान। फाइनेंसिंग टू दी कंपनी, कंपनी को फाइनेंस भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ तो जो है वो ये है कि वो रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़ को। कंपनीज़ कस्टमर के बारे में जानना चाहती है, तो जब वो रिसर्च कर रही होती है कंपनी, तो उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी मिल रही होती है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन तो वो प्रोवाइड करते ही हैं। नाउ द लेक्चर नंबर 30। अच्छा, सबसे पहले इसमें है एजेंट। एजेंट कौन होता है, ये वो पर्सन होता है जो बायर और सेलर को आपस में मिलाता है। ये टेक्निकली साउंड होता है, यानी टेक्निकली तौर पे एक्सपर्ट होता है और ये दोनों पार्टीज़ के लिए काम करता है। जिस तरीके से अगर आप कभी स्टेट एजेंसी गए हों या स्टेट एजेंट से मिले हो, तो जो स्टेट एजेंट होता है वो दोनों पार्टीज़ के लिए काम कर रहा होता है। बायर के लिए भी काम कर रहा होता है, वो सेलर के लिए भी काम कर रहा होता है और दोनों पार्टीज़ को मिलाता है। तो मार्केटिंग के अंदर भी एजेंट का यही काम होता है। ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होती है उसके लिए कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज़ होते हैं, एक तो होलसेलर। होलसेलर क्या करता है, वो कंपनी से बाय करता है और इंडस्ट्री को बेच देता है। यानी कंपनी से उसने बाय किया, उसके बाद वो बेच दिया उसने इंडस्ट्री को। और इसके अलावा सप्लायर भी होता है। सप्लायर जो है वो सप्लाई करता है इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़र को, वो आके सप्लाई करता है और वो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। यानी मैन्युफैक्चरर जो है उसके बिहाफ पे काम कर रहा होता है, उसके लिए काम करता है एक्चुअली। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी होती हैं। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएरीज होते हैं, यानी दरमियान में काफ़ी सारे मिडिल मैन होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। और ये स्ट्रेटजी ज़्यादातर पर कंज्यूमर गुड्स के लिए यूज़ होती है। जबकि एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसमें सेलर्स हैव एक्सक्लूसिव टारगेट मार्केट, एक्सक्लूसिव किस्म की टारगेट मार्केट होती है उसमें। और इंटरमीडिएरीज भी इसमें बहुत कम होते हैं, मिडिल मैन भी बहुत कम होते हैं। लो प्राइस कंज्यूमर आइटम के लिए तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की जाती है, जिसमें कई सारे इंटरमीडिएरीज होते हैं। जबकि हाई प्राइस आइटम के लिए एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ की जाती है। नाउ द चैनल कॉन्फ्लिक्ट। चैनल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब मार्केटर और चैनल मेंबर्स के दरमियान कुछ डिफरेंसेस आ जाएं, यानी इख्तलाफात उनके दरमियान शुरू हो जाएं। और वो कॉन्फ्लिक्ट किन किन चीज़ों पे हो सकता है, प्राइसिंग के मामले में हो सकता है, दोनों की ओपिनियन डिफरेंस हो, मार्केटर्स कुछ और प्राइस डिसाइड करना चाह रहा हो, चैनल मेंबर कुछ और करना चाह रहा हो। सप्लाई ऑफ गुड्स में भी हो सकता है और उसके अलावा कलेक्शन और रिकवरीज में भी हो सकता है। नाउ द चैनल लीडरशिप। चैनल लीडरशिप का क्या मतलब, चैनल लीडरशिप का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास ज़्यादा पावर हो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो उसको हम कहते हैं चैनल लीडरशिप। रिटेलर। रिटेलर पहले भी आ चुका है। ये रिटेलर वो होता है जो बल्क क्वांटिटी में ख़रीदता है और एंड बायर को सेल करता है। एंड बायर वो होता है जिसको दोबारा सेल नहीं करना होती। नाउ द टाइप्स ऑफ रिटेलर। रिटेलर भी 2-3 तरह के होते हैं। यहाँ पे जो 2 टाइप्स दी हुई हैं इनको देखते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट लाइन रिटेलर। प्रोडक्ट लाइन रिटेलर क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोडक्ट लाइन को। प्रोडक्ट लाइन क्या है, प्रोडक्ट लाइन ये पहले भी आ चुका है, अब इसको समझते हैं। प्रोडक्ट लाइन का मतलब है चेन ऑफ सिमिलर गुड्स। अब सिमिलर गुड्स की यानी एक जैसे गुड्स की चेन को हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन होना। फॉर एग्जांपल एक कंपनी शैम्पू बना रही है, जेल बना रही है और हेयर ऑयल भी बना रही है, उसको हम कहेंगे वो एक प्रोडक्ट लाइन हो गई, क्योंकि एक जैसी प्रोडक्ट है
प्रोडक्ट्स आपस में काफ़ी हद तक एक जैसी हैं, बिल्कुल सेम तो नहीं है ज़ाहिर बात है, लेकिन हेयर से रिलेटेड तीनों प्रोडक्ट हैं, तो वो तीनों प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर फॉल करेंगी। तो प्रोडक्ट लाइन रिटेलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोडक्ट लाइन को। अब है बार्गेन रिटेलर। बार्गेन रिटेलर को समझने के लिए आप पहले समझे कैटलॉग क्या है। कैटलॉग होती है एक बुक या ब्रोशर जिसके अंदर प्रोडक्ट के फीचर्स भी होते हैं और साथ में उसके प्राइजेस भी दिए होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं, तो उसको हम कहते हैं कैटलॉग। तो फिर जो बार्गेन रिटेलर होते हैं ये ऐसे रिटेलर होते हैं जो कैटलॉग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बायर्स तक, इसको हम कहते हैं बार्गेन रिटेलर। इसके अलावा और जो टाइप दी गई हैं रिटेलर्स की वो है डिस्काउंट हाउसेस। डिस्काउंट हाउसेस क्या है, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डिस्काउंट प्राइस के ऊपर ऑफ़र करती हैं प्रोडक्ट्स को, यहाँ पे डिस्काउंट में चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। उसके अलावा फैक्ट्री आउटलेट या ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी की अपनी आउटलेट्स होती हैं, उसको हम कहते हैं फैक्ट्री आउटलेट। कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं जो लॉन्गर आवर्स के लिए, काफ़ी घंटों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इसी वजह से इनकी प्राइजेज़ भी हाई होती हैं सुपर स्टोर्स के मुकाबले में, और इनके पास वही प्रोडक्ट होती हैं जो इन डिमांड होती हैं। नाउ द फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, एक ऐसी अरेंजमेंट जिसके थ्रू फिज़िकल मूवमेंट जो है प्रोडक्ट की पॉसिबल होती है मैन्युफैक्चरर से एंड बायर तक, यानी प्रोडक्ट जो है वो फिज़िकली मूव करती है प्रोडक्ट से लेकर मैन्युफैक्चरर से लेकर एंड बायर तक, जहाँ पे बनी वहाँ से लेकर एंड बायर जिसने सबसे आखिर में प्रोडक्ट ख़रीदनी है, तो उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। और फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कंसिडर करना चाहिए मेथड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारा मेथड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कौन सा मेथड्स हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसके अलावा प्राइसिंग को हम कंसिडर करेंगे, क्या प्राइस होंगे हमारे, स्पीड कितनी रिक्वायर्ड है और अदर फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, आप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है, पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये है जिसमें पिकअप और ट्रक वगैरह यूज़ होते हैं। रेलवे यूज़ होती है, एयरक्राफ्ट्स यूज़ होते हैं। एयरक्राफ्ट तब यूज़ होते हैं जब स्पीड की ज़रूरत होती है, और एयरक्राफ्ट्स इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जैसे फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, पेरिशेबल जो आइटम्स होते हैं जहाँ पे स्पीड की काफ़ी ज़रूरत होती है। इसके अलावा सी ट्रांसपोर्ट भी होती है जिसमें शिप यूज़ की जाती है। पाइपलाइंस के थ्रू भी कई चीज़ों की ट्रांसपोर्ट की जाती है, जैसे कि पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उनके अंदर, या ऑयल वगैरह से रिलेटेड इस तरह की चीज़ों के लिए पाइपलाइंस भी यूज़ की जाती हैं। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब जब सिलेक्शन होती है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, तो जो सिलेक्शन के अंदर चेंजेस इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी कंसिडर किया जाता है, कि चेंजेस भी हम कर सकते हैं। साथ में इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन को भी हम यूज़ करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसको भी हम यूज़ करते हैं। नाउ द फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। अब कौन से जब प्रोडक्ट की मूवमेंट हो रही है, वो सेलर से बायर की तरफ जा रही है, मैन्युफैक्चरर से बायर की तरफ, तो कौन से फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना चाहिए। कॉस्ट देखना चाहिए हमें, नेचर देखना चाहिए, प्रोडक्ट की नेचर क्या है, वो पेरिशेबल है या किस तरीके का प्रोडक्ट है, डिस्टेंस कितना है। ज़ाहिर बात है हम दरमियान में सी है, तो ज़ाहिर बात है ऐसी सिचुएशन में अगर सी होगा तो हमें शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगी या फिर एयरक्राफ्ट के थ्रू, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। नाउ द प्रमोशन का मतलब क्या, टेक्निक्स, वैरायटी ऑफ टेक्निक्स को यूज़ करना कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं प्रमोशन। और वो कम्युनिकेशन हम किन चीज़ों के बारे में करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, कंपनी की पॉलिसी के बारे में भी। एंड नाउ द प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या, मिक्स तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉम्बिनेशन को कहते हैं। अब प्रमोशन मिक्स में हम कई सारे वैरायटी ऑफ वेज को हम यूज़ करते हैं, कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं प्रमोशन के लिए, कई सारे तरीक़ों को हम यूज़ करते हैं प्रमोशन के। तो वैरायटी ऑफ वे हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए बायर के साथ। एंड गोल्स ऑफ प्रमोशन, अब प्रमोशन के गोल्स क्या क्या होते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर को बताना प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर को परसुएट करना कि वो प्रोडक्ट को लाइक करें, और इस बात के लिए भी परसुएट करना कि वो प्रोडक्ट को बाय करें। नाउ द लेक्चर नंबर 31, इसमें है स्ट्रेटजीज़ फॉर प्रमोशन। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं प्रमोशन के लिए। पहली है पुल स्ट्रेटजी। पुल स्ट्रेटजी में क्या होता है कि एंड बायर को जो है वो टारगेट किया जा रहा होता है, और एंड बायर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है मीडिया के थ्रू कि वो जाए और प्रोडक्ट को बाय करे मिडिल मैन से, यानी मीडिया के थ्रू इस इन्फ्लुएंस इस तरीके से किया जाता है कि एडवर्टाइजिंग में या किसी और प्रोमोशनल टेक्निक के थ्रू इस तरीके से दिखाया जाता है प्रोडक्ट को कि कस्टमर का दिल चाहता है कि वो जाए और उस प्रोडक्ट को बाय करे। तो इसको तो हम कहते हैं पुल स्ट्रेटजी, यानी कस्टमर को खींच लिया जाता है।
जो एंड बायर है उसको खींच लिया। जबकि पुश स्ट्रेटजी में क्या होता है कि मिडिल मैन को टारगेट किया जाता है और मिडिल मैन को एक इंसेंटिव दिया जाता है कि वो प्रोडक्ट को पुश करे, प्रोडक्ट को सेल करे। अब इसमें होता क्या है, अक्सर आप कभी गए हों किसी स्टोर पे, आपने किसी एक कंपनी की प्रोडक्ट मांगी हो लेकिन स्टोर वाले ने आपको दूसरी कंपनी की वही प्रोडक्ट दिखा रहा हो, उसी तरह की प्रोडक्ट दिखा रहा हो। तो अक्सर ऐसे केसेस में जो स्टोर जो रिटेलर वगैरह होते हैं उनको इंसेंटिव मिल रहा होता है, इसलिए वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी धकेल रहे होते हैं कस्टमर को। और अक्सर मेडिसिन कंपनी भी इस तरह की टेक्निक्स यूज़ कर रही होती हैं। वो अपने मेडिकल रेप्स को भेजते हैं और ज़ाहिर बात है डॉक्टर्स के पास वो दवाइयाँ लिखवाते हैं कि डॉक्टर्स जो है अगर उनकी दवा लिखेगा तो उसको इतना इंसेंटिव मिलेगा, इतना उस पर उसको कमीशन मिलेगा। तो मेडिसिन कंपनी भी यूज़ करती हैं, इसी वजह से अक्सर कई सारे डॉक्टर ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ भी लिख देते हैं क्योंकि उनको उस पर इंसेंटिव मिल रहा होता है इस वजह से। तो इसमें प्रोडक्ट को पुश किया जाता है और पुल स्ट्रेटजी में पुल किया जाता है, कस्टमर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा होता है। और मार्केटर्स को करना चाहिए ये कि दोनों स्ट्रेटजीज़ को एक साथ यूज़ करने की कोशिश करें। अच्छा, अब है प्रोमोशनल मिक्स। प्रोमोशनल मिक्स क्या है? तमाम प्रोमोशनल टूल्स को यूज़ करना। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तमाम प्रोमोशनल टूल्स को यूज़ करती है ताकि कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सके। और वो टूल्स कौन कौन से होते हैं? एडवर्टाइजिंग भी है, पर्सनल सेलिंग भी है और पब्लिक रिलेशंस भी है। यानी तमाम टूल्स को कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जब यूज़ किया जाता है उनका कॉम्बिनेशन जो है उसको हम कहते हैं प्रोमोशनल मिक्स। नाउ दी बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब बाइंग डिसीजन मेकिंग जो होता है उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। अब वो प्रोसेस क्या है? पहले आइडेंटिफाई करना अनसेटिस्फाइड नीड को, क्या अनसेटिस्फाइड नीड कौन सी है, कौन सी ऐसी ज़रूरत है जो पूरी नहीं है। अगर भूख लगी है तो खाना। सर्च फॉर ऑब्जेक्ट्स टू सेटिस्फाई दोज नीड्स। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना, ऐसी चीज़ों को ढूंढना जो उन नीड्स को पूरा कर सकें। अब भूख लगी है तो जाहिर बात है खाना जो है उनको ढूंढा जाए। अब खाने में बर्गर है, पिज़्ज़ा है वगैरह, और कंपैरिजन करना अल्टरनेटिव्स के, बर्गर अच्छा है, पिज़्ज़ा अच्छा है, रोटी अच्छी है, और फिर उसके बाद बाइंग डिसीजन ले लेना, जो चीज़ पसंद आई अब वो ले ली। उसके बाद फिर पोस्ट बाइंग बिहेवियर आता है, यानी कि ख़रीदने के बाद जो बिहेवियर जैसा आएगा उसको हम कहेंगे पोस्ट बाइंग बिहेवियर। नाउ द एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग पहले भी आ चुका है, ये पेड फॉर्म है ऑफ कम्युनिकेशन, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है ऑफ एनी गुड सर्विस और आइडियाज़। किसी भी गुड सर्विस या आइडिया के बारे में ये कम्युनिकेशन होती है, और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है या नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉन पर्सनल होती है। और किसके बिहाफ पे होती है, किसके लिए की जा रही होती है? एक आइडेंटिफाइबल स्पॉन्सर के लिए पता होता है कि स्पॉन्सर कौन है, तो इसको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग। और टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग भी कई तरह की होती हैं, जैसे परसुएसिव एडवर्टाइजिंग जिसमें कस्टमर को परसुएट किया जाता है कि वो एक प्रोडक्ट को ख़रीदे, और कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें एक कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट से कंपेयर करके बता रही होती है कि हमारी प्रोडक्ट में ये खासियतें हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ये टेक्निक अलाउ नहीं है। उसके अलावा रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें कस्टमर को रिमाइंड कराया जाता है उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो कस्टमर भूल चुके होते हैं। पुरानी प्रोडक्ट्स होती हैं तो कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को भूल चुके होते हैं, उनके ब्रांड्स को भी भूल चुके होते हैं, फीचर्स को भी, कंपनी को भी। तो कंपनी जो है वो दोबारा ऐड चलाती है तो कस्टमर को याद आ जाता है पुरानी प्रोडक्ट्स के बारे में कि ये अभी तक अवेलेबल है और इसमें ये फीचर्स हैं और उसका भी ये मैन्युफैक्चरर है। एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो अब मीडिया से मुराद, एडवर्टाइजिंग मीडिया से मुराद क्या है? तो मीडिया का मतलब है वो तरीका जिसके ज़रिए कम्युनिकेट किया जाता है टारगेट ऑडियंस से। यानी कि एडवर्टाइजिंग मीडिया के अंदर जब एडवर्टाइजिंग मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजिंग चल रही होती है तो उसके ज़रिए टारगेट ऑडियंस से कम्युनिकेशन की जा रही होती है, उनको बताया जा रहा होता है प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, वैरायटी ऑफ मीडिया, कई सारे मीडिया होते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया है, जितने भी छपाई वो प्रिंट के फॉर्म में होते हैं जो कागज़ के ऊपर, जैसे कि न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन्स हैं। और उसका न्यूज़पेपर का एडवांटेज ये कि हर जगह अवेलेबल होता है ये, और डिसएडवांटेज ये लो लिटरेसी रेट है हमारा, हर कोई इसको पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, और क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग न्यूज़पेपर की इतनी अच्छी नहीं होती। उसके अलावा प्रिंट मीडिया के अंदर लाइव मैगज़ीन की अगर हम बात करें, मैगज़ीन्स की लाइव की, तो वो ज़्यादा होती है न्यूज़पेपर से। और एक फ़ायदा ये है कि न्यूज़पेपर के अंदर या जितने भी जो रिटन मीडिया है उसके अंदर, प्रिंट मीडिया जो है कि उसके अंदर रीडर जो है वो बार बार रीड कर सकता है। अगर उसको कोई मैसेज समझ में नहीं आया, कोई ऐड समझ में नहीं आया तो बार बार रीड कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है टेलीविज़न।
और ये तकरीबन हर जगह अवेलेबल है और इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लिसनिंग भी होता है और वॉचिंग भी होता है, देख भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं। और इसमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं जिससे मैसेज को बेहतर बनाया जा सकता है, अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इसके नुकसानात भी होते हैं, जैसे कई सारे एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है और हमारे यहाँ तो लोड शेडिंग का भी इशू बहुत है। और तो फिर क्या टारगेट ऑडियंस के पास टाइम ना हो कि वो टेलीविज़न देख सकें, और टेलीविज़न एक्सपेंसिव भी है, ज़ाहिर बात है नए टेलीविज़न तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और इसके अलावा रेडियो भी एक मीडिया है जो कि इसकी पहुंच हर जगह है और ये पर्सनल फ्रेंड की तरह भी है बहुत से लोगों के लिए। कई सारे लोग इसको सफ़र के दौरान भी यूज़ करते हैं। रेडियो जो है मच चीपर है एज़ कम्पेयर टू टेलीविज़न, काफ़ी सस्ता होता है ये, लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है, जैसे इसमें पिक्चर नहीं आती। आउटडोर मीडिया है हमारे सामने, जैसे होर्डिंग्स है। होर्डिंग में क्या होता है कि बड़ी बड़ी इमेजेस लगी हुई आपने देखी होंगी अक्सर, कलरफुल बड़ी बड़ी इमेजेस लगी होती हैं बाहर, और उसकी भी लिमिटेशन है। ज़ाहिर बात है कि एक ऐसी जगह ढूंढना जहाँ से हमारी टारगेट ऑडियंस का गुजरना हो, तो ये भी एक लिमिटेशन होती है होर्डिंग की। इसके अलावा और भी कई सारे प्रमोशन के तरीके हैं, जैसे सिनेमा एडवर्टाइजिंग है, टेलीफोन डायरेक्टरी है, येलो पेजेस है, रेलवे टाइम टेबल है, पैनल्स ऑफ बसेस है, मैसेजेस इन ट्रेन है। अब तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी बहुत कॉमन है। अब कुछ यूनिक आइडियाज़ भी आए हैं प्रमोशन के, जैसे स्काई राइटिंग है, लेज़र राइटिंग है। लेज़र राइटिंग में लेज़र को यूज़ किया जाता है प्रमोशन के लिए, और स्काई राइटिंग में एरोप्लेन का बाकायदा यूज़ करके उसको स्काई के ऊपर एक तरह से लिखा जाता है, उसकी स्मोक्स के थ्रू लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं स्काई राइटिंग। नाउ द चॉइस ऑफ मीडिया फॉर प्रमोशन, किस तरीके से मीडिया की चॉइस की जाती है प्रमोशन के लिए। तो पहली चीज़ तो ये समझनी कि कोई भी एक मीडिया दूसरे मीडिया से बेटर नहीं है, यानी कोई भी एक मीडियम जो दूसरे मीडियम से बेटर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि टेलीविज़न ज़्यादा बेटर है या रेडियो ज़्यादा बेटर है, ये डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर। अब जाहिर बात है कॉस्ट टेलीविज़न की ज़्यादा आएगी, रेडियो की कम आएगी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्रिंटिंग के ऊपर, इन जो ऐड बन रहा है उसकी क्वालिटी कैसी होगी। जो प्रिंट ऐड है वो ज़ाहिर बात है वो इतने अच्छे नहीं होंगे, न्यूज़पेपर के स्पेशली। सर्कुलेशन उसकी कितनी है, एडिटोरियल का एनवायरनमेंट क्या है, और लाइफ ऑफ मैसेज। अब जो प्रिंट मैसेजेस होंगे उनकी लाइफ ज़्यादा होगी, स्पेशली जो मैगजीन्स पे होंगे। जो प्रिंट नहीं होंगे उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होगी। नाउ द मीडिया मिक्स। मीडिया मिक्स का मतलब क्या, डिफरेंट मीडिया को यूज़ करना, कई सारे मीडिया को एक साथ यूज़ करना। प्रमोशन ऑफ गुड्स, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्रोडक्शन प्रमोशन ऑफ गुड्स, यानी एक तरफ टीवी भी यूज़ हो रहा है, एक तरफ रेडियो भी यूज़ हो रहा है, एक से ज़्यादा मीडिया यूज़ हो रहे हैं प्रमोशन के लिए, तो उसको हम कहेंगे मीडिया मिक्स। एडवर्टाइजिंग कैंपेन, इसका मतलब क्या है, एडवर्टाइजिंग के टूल्स को यूज़ करना कस्टमर तक पहुँचने के लिए। कस्टमर तक पहुँचने के लिए जब एडवर्टाइजिंग के टूल्स का यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। एडवर्टाइजिंग बनाने के लिए ज़ाहिर बात है एडवर्टाइजिंग एजेंसी काम करती है, और ये एक अलग बॉडी होती है, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके पास एक्सपर्ट होते हैं डिफरेंट एरियाज़ ऑफ प्रमोशन के, मुख्तलिफ प्रमोशनल एरियाज़ के इनके पास एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और ज़्यादातर बड़ी बड़ी जो कंपनीज़, इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ही यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। नाउ द लेक्चर नंबर 32, हाउ टू डिज़ाइन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। किस तरीके से एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिज़ाइन की जाती है, तो इसके अंदर सिलेक्शन की जाती है ऐसे मीडिया की जो पावरफुल और इफेक्टिव हो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब ये तो आपको पहले भी बताया गया था कि कोई भी मीडिया दूसरे मीडिया से बेटर नहीं है, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी मीडिया पावरफुल और इफेक्टिव होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। अब जो इसका पूरा प्रोसेस है एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिज़ाइन करने का, अच्छा कैंपेन खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं और एडवर्टाइजिंग एजेंसी की मदद से भी डिज़ाइन की जाती है, लेकिन तब भी नॉलेज होना एडवर्टाइजिंग कैंपेन के बारे में ज़रूरी है। तो इसका जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट मार्केट। जो टारगेट मार्केट है उसको आइडेंटिफाई करना। जाहिर बात है कंपनी की, हर कंपनी की कोई ना कोई टारगेट मार्केट होती है, ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट को हर जगह बेचने की कोशिश की जाए। टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये देखा जाता है कि क्या एजुकेशन क्लास है, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो एजुकेशनल क्लास के लिए डिज़ाइन होती है, जैसे स्टेशनरी है। आप खुद भी स्टूडेंट्स हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सी प्रोडक्ट्स बेटर हैं। उसके अलावा ये देखा जाता है कि कस्टमर अर्बन है या रूरल है, यानी कि देहात में रहता है वो या फिर सिटी वगैरह में रहता है, तो ये चीज़ देखी जाती है। उसके अलावा एज देखी जाती है कस्टमर की, कि वो टीनेज है, चाइल्ड है, यंग है, ओल्ड है, और सोशल क्लास।
यानी कि अपर क्लास है, मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है। नाउ द एलोकेशन ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ बजट यानी फंड्स, जो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं उसमें 3 तरीके हैं। एक तो परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड सेल, जो सेल्स एक्सपेक्ट की जा रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर 1 मिलियन सेल एक्सपेक्ट की गई तो उसका 10% निकाल दिया, जैसे 1 लाख रुपीज़ वो लगा दिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीके में क्या, सेल्स को देखा नहीं, हमने सोचा कि हमारे टारगेट या ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, उस हिसाब से हमने फंड्स लगाने हैं, तो एक तरीका ये हो गया। और तीसरा तरीका ये कि कॉम्पिटिटर्स को देखा जाए कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो कितना फंड्स लगा रहे हैं, तो उसको सामने रखते हुए फिर अपने फंड्स एलोकेट किए जाएँ। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ द एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारे एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? क्या हम प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं, क्या हम इमेज बिल्ड कर रहे हैं, क्या हम अपनी प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है, सोचा जाता है कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी एडवर्टाइजिंग के। उसके बाद फिर क्या करते हैं, मैसेज को क्रिएशन करते हैं, मैसेज को बनाते हैं, चॉइस ऑफ वर्ड जो हम मैसेज के लिए यूज़ करेंगे, और इमेजेस, पिक्चर्स जो हम मैसेज के लिए अपनी यूज़ करेंगे, जो एडवर्टाइजिंग में हम मैसेज देंगे उसके लिए हम अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करेंगे, वो लैंग्वेज जो हमारी टारगेट ऑडियंस को समझ में आए। अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की अगर मिसाल ली जाए तो पाकिस्तान में मोस्टली लोग उर्दू समझते हैं। उसके अलावा रीजनल जो प्रोविंस की लैंग्वेज है, डिफरेंट प्रोविंसेस की, वो भी लोग समझते हैं। अगर किसी एक खास प्रोविंस को हम टारगेट कर रहे हैं तो उस प्रोविंस की लैंग्वेज भी यूज़ की जा सकती है। उसके अलावा इंग्लिश भी काफ़ी लोग समझते हैं। तो इस तरह से अप्रोप्रिएट लैंग्वेज की सिलेक्शन होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स हों जो टारगेट ऑडियंस को समझ में आए। उसके बाद जब मैसेज भी तैयार हो जाता है तो फिर अप्रोप्रिएट मीडिया, फिर मीडिया की सिलेक्शन हो कि हमारे मैसेज के लिए कौन सा मीडिया बेटर है, टीवी बेटर है, रेडियो बेटर है, न्यूज़पेपर बेटर है। तो चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया एंड देन दी, उसके बाद फिर इवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी देखा जाता है कि एडवर्टाइजिंग से हमें क्या हासिल हो रहा है, कि हमारी सेल्स अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। पूरी इस पर एडवर्टाइजिंग रिसर्च की जाती है। सेल्स वॉल्यूम को देखा जाता है कि हमारी सेल्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगर इमेज बिल्ड करना चाह रहे हैं, इमेज बिल्ड हो रही है नहीं, तो जो पैसा हमने लगाया एडवर्टाइजिंग पे क्या उसका कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। नाउ दी पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, 1 to 1 कम्युनिकेशन की जाती है, यानी आमने सामने एक तरह से कम्युनिकेशन हो रही होती है। इसमें दरमियान में कोई भी मीडिया इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार आपसे पर्सनल सेलिंग कर रहा होता है, 1 to 1 कम्युनिकेशन आमने सामने। पर्सनल सेलिंग का कहाँ यूज़ होता है, जब कस्टमर बहुत ज़्यादा नहीं होते और कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानना होता है, वहाँ पर्सनल सेलिंग यूज़ की जाती है। और पर्सनल सेलिंग ज़्यादा तौर पे जो ज़रूरी होती है वो टेक्निकल प्रोडक्ट्स में ज़रूरी होती है, सिंपल प्रोडक्ट्स के मुकाबले में जो ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। अब पर्सनल सेलिंग का यूज़ कहाँ हो सकता है, कंज्यूमर आइटम्स में भी हो सकता है, ऐसे आइटम्स जो कंज्यूम्ड हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी हो सकता है, जो इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली प्रोडक्ट हैं, जैसे मशीनरी वगैरह है, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो मेडिसिन वगैरह है। नाउ द लेक्चर नंबर 33, टास्क ऑफ सेल्स मैनेजर। सेल मैनेजर के क्या क्या टास्क होते हैं। तो एज अ सेल मैनेजर पहला टास्क तो ये होगा कि डिफ़ाइन की जाए सेल्स ऑब्जेक्टिव्स के, सेल्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, और ये सेल्स के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, सेल्स को इंक्रीज़ करना, सेल्स को बढ़ाना और कंट्रोल करना सेल्स को। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टीम, एक ऐसी टीम ऑर्गेनाइज करना जो प्लान को इम्प्लीमेंट कर सके। और फिर जब टीम ऑर्गेनाइज हो जाती है तो इम्प्लीमेंटेशन करना प्लान्स की, यानी जो प्लान्स बन चुके हैं उनको एग्जीक्यूट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको अप्लाई करना। इसके अलावा टेरिटोरी मैनेजमेंट है, यानी कि टेरिटोरी मैनेजमेंट से मुराद ये डिसाइड करना कि कौन सा सेल्स पर्सन को कौन सा एरिया मिलेगा, कौन सी टेरिटोरी मिलेगी, तो ये सब टेरिटोरी मैनेजमेंट में आ जाता है। नाउ दी पर्सनल सेलिंग टास्क, पर्सनल सेलिंग टास्क कौन कौन से होते हैं, बुकिंग ऑफ ऑर्डर, जो डिमांड है मार्केट में उसके मुताबिक ऑर्डर्स की बुकिंग करना, उसको कन्वर्ट करना ऑर्डर के अंदर, ये काम होता है सेल्स पर्सन का ही। अच्छा, उसके अलावा जो ऑर्डर्स मिल गए, बुकिंग हो गई, उसके बाद प्रोसेस करना उन ऑर्डर्स को, कंसर्न जो लोग हैं उन तक उस ऑर्डर को देना। उसके अलावा क्रिएटिव सेलिंग, यानी क्रिएटिविटी लेकर आना सेलिंग के अंदर। सेल्स पर्सन बहुत ज़्यादा अर्न कर सकता है अगर उसकी अंदर क्रिएटिविटी हो, वो नए से नए आइडियाज़ लेकर आए सेलिंग के लिए। तो क्रिएटिव सेलिंग होनी चाहिए, यानी क्रिएटिविटी होनी चाहिए सेलिंग के अंदर, नए से नए आइडियाज़ होने चाहिए। उसके अलावा मिशनरी सेलिंग भी एक टास्क है, जिसका मतलब है सेल करना प्रोडक्ट को बायर की हेल्प करते हुए। जब बायर को हेल्प करेंगे तो सारी बात है उससे भी प्रोडक्ट काफ़ी सेल होती है, तो उसको कहते हैं मिशनरी सेलिंग। नाउ द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग करना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को ढूंढना। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स वो होते हैं जो अभी तो कस्टमर नहीं है लेकिन फ्यूचर में कस्टमर बन सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, अगर कोई इंडस्ट्री है, सपोज कोई इंडस्ट्रियल कस्टमर है जो इंडस्ट्री का कस्टमर है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी इंडस्ट्री की लोकेशन देखना कि उसकी इंडस्ट्री कहाँ पर है और डिसीजन मेकर कौन है उस इंडस्ट्री के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ पर मेथड ऑफ ऑर्डरिंग क्या है,
उनका, और साइज़ ऑफ ऑर्डर क्या है, वहाँ से कितना बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो कैश पे पेमेंट करते हैं, चेक पे करते हैं, क्रेडिट पे करते हैं, और पास्ट प्रैक्टिसेस क्या रही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, यानी पहले वहाँ क्या किस तरीके से उन्होंने पेमेंट वगैरह की हैं और क्या उनका प्रोसेस रहा है, और करंट प्रॉब्लम्स उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या हैं। नाउ द टेक्निक्स फॉर प्रोस्पेक्टिंग की टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो पहली टेक्निक है स्नोबॉल टेक्निक। स्नोबॉल को समझें पहले आप। स्नोबॉल टेक्निक को समझने के लिए अक्सर आपने देखा होगा फिल्म्स में, कार्टून्स में, कि एक स्नोबॉल जो ऊपर से गिर रही होती है किसी पहाड़ से, तो वो छोटी सी होती है, उसके बाद फिर वो बड़ी होती चली जाती है। तो स्नोबॉल टेक्निक में भी यही होता है कि जो ऑलरेडी सेटिस्फाई कस्टमर होते हैं उनसे पूछा जाता है मोर कस्टमर के बारे में, ताकि प्रोडक्ट को सेल किया जा सके। तो जो ऑलरेडी सेटिस्फाई कस्टमर होते हैं उनसे और ज़्यादा कस्टमर में इजाफा होता चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह से स्नोबॉल की तरह की एक छोटी स्नोबॉल से बड़ी स्नोबॉल बनती चली जाती है। तो यहाँ पे भी ये होता है। और दूसरी टेक्निक है कोल्ड कन्वर्जन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि नॉकिंग एवरीबॉडीज़ डोर, यानी कि हर किसी को हम अपना कस्टमर समझ रहे होते हैं। यहाँ पे ये नहीं होता कि सिलेक्टेड लोगों से को हम जो है वो पूछते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में। जब यहाँ पे ये होता है हर किसी को हम अपना कस्टमर समझ रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं कोल्ड कन्वर्जिंग टेक्निक। नाउ द फीचर्स ऑफ द पर्सपेक्टिव बायर। अब कौन से फीचर्स हैं पर्सपेक्टिव बायर के जो हमें देखने चाहिए। एज देखना चाहिए, जाहिर बात है, यंग है, ओल्ड है, हमें एज देखना बहुत ज़रूरी होती है। इंटरेस्ट क्या है उस पर्सन के, किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, और प्रेफरेंसेस क्या क्या है उस पर्सन की, क्या उसे गारंटी में इंटरेस्ट है, वारंटी में इंटरेस्ट है, आफ्टर सेल सर्विस में प्रेफरेंसेस हैं। तो इन तमाम चीज़ों के प्रेफरेंसेस को देखना चाहिए बायर की। नाउ द अप्रोचिंग द कस्टमर। अब दो तरीके हैं कस्टमर तक अप्रोच करने के लिए। दो तरीक़ों से हम पहुंच सकते हैं कस्टमर तक। एक तो हम अपॉइंटमेंट लें और एक बगैर अपॉइंटमेंट के। अब ये हमें डिसाइड करना होता है कि हम किस तरीके से पहुंचेंगे। दोनों ही के अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। तो अपॉइंटमेंट लेके पहुँचने का जो फ़ायदा वो ये है कि प्रॉपर हेयरिंग होगी, कस्टमर अच्छी तरह सुनेगा क्योंकि उससे अपॉइंटमेंट लिए, और कस्टमर इस बात को भी फील करेगा कि उसके टाइम को रिस्पेक्ट की जा रही है, इसी वजह से उससे अपॉइंटमेंट लेके मिला जा रहा है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि कस्टमर नो भी बोल सकता है आपको, और साथ में सेल पर्सन टाइम पे ना पहुँचे तो उससे भी मामला ख़राब हो सकता है। नाउ द एडवांटेज ऑफ नॉट गेटिंग अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट ना लेके मिलने का भी कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि टाइम सेल पर्सन के कंट्रोल में होता है, और उसके अलावा सेल पर्सन को नो का डर नहीं होता। ये नहीं होता कि कस्टमर मिलने से मना कर देगा। और डिसएडवांटेज भी है इसका कि कस्टमर ये सोचता है कि ये जो पर्सन है ये ऑर्गेनाइज पर्सन नहीं है। जाहिर बात है, विदाउट अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं तो कस्टमर ये भी सोच सकता है कि ये एक अनऑर्गेनाइज पर्सन है जो सेल पर्सन आया है हमारे पास। अब कुछ बैरियर्स फेस करना पड़ते हैं। सपोज़ करें कि अगर हम विदाउट अपॉइंटमेंट के मिलने जाते हैं कस्टमर से, तो कई सारे बैरियर्स हैं जो कस्टमर को अप्रोच करने में आ सकते हैं। वो क्या हैं? सिक्योरिटी गार्ड भी आपको रोक सकता है। सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा ऑफिस के। अगर सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर जाने दिया तो रिसेप्शनिस्ट ने रोक दिया, रिसेप्शनिस्ट नहीं जाने दे रहा है। फिर उसके अलावा जूनियर ऑफिसर भी रोक सकता है। अब जाहिर बात है डिसीजन मेकर तो कोई सीनियर ऑफिसर है, लेकिन जूनियर ऑफिसर ने ही रोक लिया, क्योंकि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली होती है कि हर किसी को अंदर आने ना दें ऑफिस के अंदर, और जब तक ये लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक ये लोग जो है वो अंदर जाने नहीं देंगे, डिसीजन मेकर से मिलने नहीं देंगे। और जाहिर बात है जब अपॉइंटमेंट नहीं ली जाएगी तो फिर डिसीजन मेकर से मिलना काफ़ी मुश्किलात आ सकती हैं। नाउ द फाइनल चेकलिस्ट बिफोर प्रेजेंटेशन। अब सपोज़ करें कि कस्टमर से मिलने जाना है, तो उसको मिलने से पहले और यानी प्रेजेंटेशन देने से पहले या मिलने से पहले कुछ चीज़ें चेक करते हैं हम। फाइनली चेक लिस्ट हम तैयार करते हैं, तो उसमें हम जो है वो सेल पर्सन ये देखता है कि उसके इक्विपमेंट रेडी है या नहीं है। वो इक्विपमेंट कौन से होते हैं जो सेल पर्सन जो है वो चेक करता है, तो वो है कैलकुलेटर है, मेजरिंग टेप है, प्राइस लिस्ट है, फोटोग्राफ्स हैं एंड ब्रोशर्स है। ये तमाम चीज़ें जो है वो सेल पर्सन चेक करता है कि ये रेडी हैं या नहीं कस्टमर से मिलने से पहले। नाउ द लेक्चर नंबर 34, प्रेजेंटेशन स्टेज। अब कस्टमर तक अप्रोच हो गई, अब आ गई प्रेजेंटेशन स्टेज। तो जब कस्टमर तक अप्रोच हो गई, बायर तक अप्रोच हो गई, तो सेल पर्सन जो है वो रिव्यू करता है सिचुएशन को। और इस रिव्यू में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? फर्नीचर को देखना कि वहाँ कैसा फर्नीचर है, वॉल हैंगिंग्स कैसा है, दीवारों पे किस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, टाइप ऑफ कर्टेंस यानी पर्दे किस तरह के, और पर्सनल टेस्ट से रिलेटेड कोई चीज़ वहाँ रखी हुई है नहीं। इससे क्या होता है, हेल्प मिलती है कन्वर्जेशन करने में बायर के साथ, ताकि उसका वहाँ का माहौल समझ में आ जाता है एज सेलर को। अब वे टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। स्टार्ट किस तरीके से कन्वर्सेशन की जाती है? कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछ के स्टार्ट की जाती है कन्वर्सेशन। अगर अपॉइंटमेंट ली हो तो डायरेक्ट कन्वर्सेशन भी स्टार्ट हो सकती है, प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्टली कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी अगर अपॉइंटमेंट ली है। और किसी भी अनप्लीजेंट इवेंट को जो है वो अवॉइड करना चाहिए कन्वर्सेशन स्टार्ट करते वक्त, यानी कि कोई एक्सीडेंट वगैरह है जैसे, तो इस तरह की अनप्लीजेंट इवेंट को अवॉइड करें।
नाउ दी उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंटेशन स्टेज के बाद इंटरेस्ट स्टेज आता है। इंटरेस्ट स्टेज में क्या होता है कि सेल पर्सन जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है कस्टमर का प्रोडक्ट के अंदर, और इंटरेस्ट जो है वो प्राइजेस के थ्रू भी किया जा सकता है। हो सकता है कस्टमर प्राइजेस से उसका इंटरेस्ट बन जाए, कुछ कस्टमर आफ्टर सेल सर्विस में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ कस्टमर जो है वो गारंटीज़ और वारंटीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। ना उसके बाद क्या होता है, इंटरेस्ट स्टेज के बाद ऑब्जेक्शन स्टेज आता है कि सेल पर्सन जो है वो उसने तो जो है क्या करेगा, वो तो डिज़ायर क्रिएट करेगा कस्टमर को कि वो प्रोडक्ट ख़रीदे, लेकिन कस्टमर जो है वो कुछ ऑब्जेक्शन जो है वो उठाएगा। सेल पर्सन डिज़ायर क्रिएट कर रहा है लेकिन कस्टमर कुछ ऑब्जेक्शन रेज करेगा, कुछ ऑब्जेक्शन उठाएगा प्रोडक्ट के बारे में। अब सेल पर्सन का काम क्या होगा कि उन ऑब्जेक्शन को हैंडल करेगा जो कस्टमर ने उठाए होंगे और उनके जवाब देगा। और उसके बाद जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा तो क्लोजिंग स्टेज आ जाती है, जिसके अंदर ऑर्डर लेना होता है सेल पर्सन ने। नाउ दी जब ऑर्डर मिल गया तो उसके बाद फिर फॉलोअप स्टेज। अब फॉलोअप स्टेज में ये देखा जाता है कि फॉलोअप किया जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर के लिए कि ऑर्डर सही तरह एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं। नाउ दी एडा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसकी डिटेल आगे आप पढ़ते रहेंगे तो, और ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी काम आएगा। आइडा का जो फुल फॉर्म है वो है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। कस्टमर का इंटरेस्ट अटेंशन ग्रैब करना, उसके बाद उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना, फिर डिज़ायर, और उसके बाद फिर एक्शन। एक्शन में फिर ये होता है कि कस्टमर जो है वो ये सोचता है कि जो वो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है वो बिल्कुल एक सही प्रोडक्ट ख़रीद रहा है, वो प्राइस भी उसके सही है, और बायर सेलर सोचता है कि वो जो प्रोडक्ट के उसको प्राइस मिल रहा है वो भी सही है, यानी दोनों का माइंड मैच कर रहा होता है यहाँ पे एक्शन पे। टाइप्स ऑफ कस्टमर, कई तरह के कस्टमर्स होते हैं जो सेलर को ज़ाहिर बात है हैंडल करना पड़ते हैं। तो पहला कस्टमर है स्केप्टिक कस्टमर। स्केप्टिक कस्टमर ऐसा होता है डाउटफुल होता है, जिसके साथ कभी पीछे कभी पास्ट में कभी फ्रॉड हुआ होता है, तो इसकी वजह से उसको चीज़ों के सेल पर्सन के ऊपर डाउट होना शुरू हो जाता है कि ये लोग जो है वो फ्रॉड करते हैं या धोखा देते हैं। कुछ कस्टमर एग्रेसिव किस्म के होते हैं, वो एंग्री होते हैं और एग्रेसिव बिहेवियर अपना शो कर रहे होते हैं। तो सेल पर्सन का तो काम ही यही है कि वो हर तरह के कस्टमर को हैंडल करे। एग्रेसिव कस्टमर भी है तो उसका रीज़न देखे कि आखिर वो एग्रेसिवनेस क्यों शो कर रहा है, तो फिर उसका रीज़न जानकर वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे। इसी तरह से स्केप्टिक कस्टमर के भी जो भी उसका डॉट्स हैं उनके डॉट्स को दूर करे। नाउ दी इनोवेशन इन सेल्स। अब कौन कौन सी इनोवेशंस आ रही हैं सेल्स के अंदर? पहली तो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स से मुराद ऑनलाइन वेबसाइट्स जहाँ पे सेल हो रही है। वेबसाइट्स ऐसी जिन पे सेल हो रही होती है उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स साइट्स। जैसे कि पाकिस्तान में दराज है, ये वो है, होम शॉपिंग है, इंटरनेशनली अमेज़ोन है, ईबे है, और इसके अलावा टेली मार्केटिंग या टेली सेलिंग। इसके अंदर सेलिंग होती है टेलीफोन्स के थ्रू। कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है टेलीफोन्स के ऊपर। नाउ द सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या है? इसका मतलब है कि प्रमोशन गुड्स या सर्विसेज की शॉर्ट टाइम के लिए गुड्स या सर्विसेज की प्रमोशन को हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट टाइम के लिए जब की जाती है। नाउ दी टेक्निक्स। कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं सेल्स प्रमोशन के लिए? एक कॉन्टेस्ट अरेंज कराया जाता है। बहुत सी कंपनीज, शायद आपने भी देखा हो, कभी कॉन्टेस्ट करवाती हैं, मुकाबले करवाती हैं, कंपटीशन, और फिर उसके बाद जो विनर होता है उसको इनाम भी दिया जाता है, तो वो भी एक सेल्स प्रमोशन की टेक्निक होती है। उसके अलावा ट्रेड शोज़ करवाते हैं, एक्सपो करवाती हैं कंपनीज, डिस्प्ले होता है प्रोडक्ट्स का डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, और एडवर्टाइजमेंट होती है प्रोडक्ट की इंटरटेनमेंट के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू, इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। तो ये तमाम जो है वो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स होती हैं। उसके अलावा पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशन है। अक्सर सुपर मार्केट्स के अंदर जहाँ पे प्रोडक्ट्स सेल हो रही होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स प्रमोशन के लिए भी लगी होती हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशन। और इसी तरह पॉइंट ऑफ सेल्स प्रमोशन होता है, ये वहाँ पे होता है अक्सर जब पेमेंट काउंटर जो होता है उसके आसपास कुछ प्रोडक्ट्स प्रमोशन के लिए लगी होती हैं, और वहीं से कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट्स निकाल के वहाँ पे फ़ौरन उसकी पेमेंट भी पे करके वो परचेज़ कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स प्रमोशन। अब जो प्रमोशनल मटेरियल होते हैं पॉइंट ऑफ सेल पे, वो कौन कौन से हो सकते हैं? हैंगिंग्स भी हो सकता है। बहुत से प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए हैंगिंग, कुछ चीज़ें हैंगिंग हुई भी होती हैं, उनमें लिखी हुई होती हैं प्रमोशनल के 20% ऑफ, 50% ऑफ, इस तरह करके। उसके अलावा कुछ प्रमोशनल मैसेजेस दिखाए जा रहे होते हैं। विंडो डिस्प्ले भी होता है, ये डिस्प्ले होता है। अक्सर दुकानों के बाहर ही कई प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले लगे हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं विंडो डिस्प्ले। और रैक्स भी यूज़ होते हैं। नाउ दी पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या है? अनपेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन थ्रू मास मीडिया। एडवर्टाइजिंग के बारे में आपको बताया गया था कि वो पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन होती है। पब्लिसिटी जो है वो अनपेड फॉर्म होती है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ती।
और होती मास मीडिया के थ्रू है, जैसे न्यूज़पेपर है या टेलीविज़न है। तो इसी की एक एग्जांपल दी हुई है, जब किसी कंपनी के बारे में न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आई तो उसकी एक पब्लिसिटी हो रही है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ज़्यादा रिलायबल होती है क्योंकि ये अनपेड फॉर्म है, लोग इस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। न्यूज़ जब आती है तो लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि ये पेड फॉर्म नहीं होती। पब्लिक रिलेशंस क्या है? पब्लिक रिलेशन का मतलब है तमाम वो एक्टिविटीज़ जिनके थ्रू पब्लिक के साथ रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है, उसको हम कहते हैं पब्लिक रिलेशंस। नाउ दी लेक्चर नंबर 35, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन का मतलब है कन्वर्जन करना रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स में। जब भी कोई चीज़ बनती है, प्रोड्यूस होती है, तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जाता है फिनिश गुड्स में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक कॉमन एग्जांपल दी जाती है कि आटा है, जैसे आटे को कन्वर्ट करके रोटी बना दिया तो वो क्या हो गया? फिनिश गुड्स बन गया। रॉ मटेरियल था आटा, उसको कन्वर्ट करके जब रोटी बना दी गई तो वो फिनिश गुड बन गया। और प्रोडक्शन में होता क्या है कि वैल्यू ऐड की जाती है रॉ मटेरियल में, उसको प्रोसेस करके और एक नई यूज़फुल प्रोडक्ट बना दी जाती है। जब आटे से रोटी बनाया जा रहा है प्रोसेस करके, तो उसके जो वैल्यू है उसमें इजाफा हो रहा है। ज़ाहिर बात है, आटा के बाद जब रोटी बन जाती है तो उसकी वैल्यू में, उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। और जो नई प्रोडक्ट बनती है वो यूज़फुल प्रोडक्ट होती है। ज़ाहिर बात है, रोटी एक यूज़फुल प्रोडक्ट है, आटा कोई खा नहीं सकता लेकिन रोटी खाई जाती है ना। तो यूटिलिटी का क्या मतलब है? यूटिलिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई नीड। एक प्रोडक्ट की एबिलिटी जो नीड को सेटिस्फाई करे, जो नीड को पूरा करता है। जैसे रोटी है, भूख को मिटाती है, तो ये उसकी यूटिलिटी हुई। तो जितनी ज़्यादा एक प्रोडक्ट सेटिस्फाई करेगी नीड को, उतनी ज़्यादा उसकी यूटिलिटी होगी। नाउ द फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं यूटिलिटी की भी। टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब है जब एक प्रोडक्ट की ज़रूरत हो तब वो मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। इसलिए कहा जाता है कि वक्त पे जब चीज़ें मिल जाएं तो वह बेहतर होता है। जो चीज़ वक्त पे ना मिले तो फिर बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वो टाइम यूटिलिटी वाली बात आ जाती है। नाउ द प्लेस यूटिलिटी का मतलब ये है कि एक चीज़ एक जगह बनती है लेकिन बिकती है दूसरी जगह पे जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है, तो इसको हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। एक जगह से दूसरी जगह जाने पे प्रोडक्ट की यूटिलिटी में इजाफा हो रहा है, उसको हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। अब है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी तो पहले भी आ चुकी है डेफिनेशन के अंदर ही वाली बात कि जब फॉर्म चेंज होती है किसी प्रोडक्ट की तो वो कन्वर्ट होने के बाद एक यूज़फुल फॉर्म में बन जाती है। अब आटा कन्वर्ट हो गया, रोटी बन गया, तो वो एक यूज़फुल फॉर्म में बन गया। तो फॉर्म चेंज होने से भी यूटिलिटी में इजाफा हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट की। नाउ दी ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशन मैनेजर डिसाइड करता है प्रोडक्ट कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री जो है वो किस लोकेशन पर लगाई जाएगी, कौन सी लोकेशन बेहतर है इंडस्ट्री लगाने के लिए। अब कौन से फैक्टर्स होते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए उसकी लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए? तो पहले ही तो चीज़ देखी जाती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर। जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो हुनरमंद किस्म के जो वर्कर्स हैं, वो कहाँ पे अवेलेबल होंगे, कहाँ पे उनकी अवेलेबिलिटी है, कौन से इलाके में वो लोग ज़्यादा रहते हैं। और उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, गैस है, वाटर है, और ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारे मुल्क में काफ़ी इनकी प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा टेलीफोन है, एक्सेस टू रोड ट्रांसपोर्ट कहाँ अवेलेबल है, और रेलवे जो है वो उसका एक्सेस है उस लोकेशन से या नहीं। और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है, अब जाहिर बात है जब इंडस्ट्री लगेगी तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन के लिए, तो उसकी अवेलेबिलिटी है उस लोकेशन में जहाँ इंडस्ट्री लग रही है या नहीं, सप्लायर वहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा। और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी देखी जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती हैं। नाउ द फैक्टर्स टू बी ऑर्गेनाइज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा उसके लिए कौन से फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो पहला तो है प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़, उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जैसे मशीनरी वगैरह है। उसके अलावा दूसरा है नॉन प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़। ये नॉन प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ प्रोडक्शन में ही मदद करती हैं लेकिन इनडायरेक्टली मदद करती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है नॉन प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़। और तीसरा है सपोर्ट फैसिलिटीज़। ये वो फैसिलिटीज़ हो गई जो सपोर्ट स्टाफ है, जो सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, प्लानिंग करने वाले लोग हो गए, जो परचेजिंग कर रहे हैं वो हो गए, रॉ मटेरियल वगैरह, वो तमाम चीज़ें जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट फैसिलिटीज़ में ये सब आ जाते हैं। नाउ द लेआउट प्लान में क्या होता है? इंटरनल अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? प्लेसमेंट ऑफ मशीनरी कहाँ लगाई जाएगी, और मूवमेंट ऑफ पीपल किस तरह होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वाटर स्टोरेज का निज़ाम क्या होगा, किस तरीके से स्टोर करेंगे वाटर को, एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इसके लिए होते तो एक्सपर्ट हैं लेआउट प्लान के लिए, लेकिन फिर भी नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। नाउ दी ऑप्शंस। अच्छा, कई सारे ऑप्शंस है लेआउट को डिज़ाइन करवाने के लिए। प्रोडक्ट के मुताबिक भी लेआउट बनाया जा सकता है किसी एक प्रोडक्ट को कंसिडर करते हुए। उसके अलावा प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। अब अगर कई सारी प्रोडक्ट बन रही हैं तो कोई एक कॉमन प्रोसेस भी हो सकता है कई सारी प्रोडक्ट का।
सेलुलर लेआउट भी हो सकता है ऑप्शन, यानी सेल्स के मुताबिक लेआउट बनवा लिया जाए, प्रोडक्ट के मुताबिक लेआउट बनवा लिया जाए, प्लेसमेंट के मुताबिक जो प्लेसमेंट हुई हुई है सामान की उसके मुताबिक। उसके अलावा कुछ अदर लेआउट्स के ऑप्शन है, जैसे यू शेप लेआउट। इसमें क्या होता है कि यू शेप की तरह होता है, जैसे यू अल्फ़ाबेट्स है इसी तरह से लेआउट बनता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं यू अल्फ़ाबेट। और स्ट्रेट लाइन लेआउट होता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो सीधी लकीर होती है उसके मुताबिक। अब रीज़न क्या है लेआउट को डिज़ाइन करवाने का? तो पहला रीज़न तो है एफिशिएंसी बढ़ाना है। एफिशिएंसी से बढ़ाने से मुराद यानी कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना, कॉस्ट को कम करना, अपने खर्चे को कम करना, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना। इंडस्ट्रीज़ में अक्सर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, और डिलेज़ को अवॉइड करना। नाउ द लेक्चर नंबर 36, टूल्स फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। अब ये जो टूल्स हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए, इनको बाकी प्लानिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो जो पहला टूल है प्रोडक्शन प्लानिंग का वो है गैंट चार्ट, जिसको हेनरी गैंट ने दिया है। ये स्केजुलिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है ये जो चार्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि बार चार्ट्स ड्रॉ होती हैं, और हर बार चार्ट एक एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है। और ये जो बार चार्ट्स होती हैं ये हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स होती हैं, और इन चार्ट से हमें पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये स्केजुलिंग पर्पज़ के लिए तो स्केजुअल बन जाता है कि कौन सी बार चार्ट कब हो। और इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं प्लानिंग वर्सेस एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि हर बार चार्ट जो है वो एक्चुअल आउटपुट को शो कर रहा होता है। तो अब हम इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो हमने प्लान आउटपुट किया था, हमारा एक्चुअल आउटपुट और प्लान आउटपुट में कितना फ़र्क आ रहा है, कितना गैप आ रहा है। नाउ दी PERT नेटवर्क, PERT इज़ दी स्टैंड फॉर प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक्स। तो इसकी ये फुल फॉर्म है। और जो PERT है एक्चुअली इसके अंदर क्या है, ये एक ऐसी डायग्राम है जिसमें तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की वो ड्रॉ होती है एक सिंगल चार्ट में, एक ही चार्ट में ड्रॉ हो जाती हैं, और उसी सीक्वेंस में ड्रॉ होती हैं एक्टिविटीज़ जिस सीक्वेंस में वो परफॉर्म्ड होती हैं। जो एक्टिविटी पहले परफॉर्म हुई वो पहले आ गई, जो बाद में परफॉर्म हुई बाद में हो गई। तो ये फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ को शो करती है। PERT नेटवर्क की जो डायग्राम है फ्लो शो कर रही होती है। अब इसमें क्या क्या शामिल है, क्रिटिकल पाथ के कितना मैक्सिमम टाइम जो है वो कंज्यूम होगा किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। उसके अलावा इवेंट्स जो एंड पॉइंट्स हैं वो एक्टिविटीज़, और सिलेक्ट टाइम। सिलेक्ट टाइम का मतलब ये है कि अगर किसी एक्सपेक्टेड कोई भी डिले हो जाता है किसी रीज़न के ऐसे जो एक्सपेक्टेड रीज़न है तो वो भी इसके अंदर शामिल होता है। नाउ दी चैलेंजेस फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। अब कुछ चैलेंजेस आते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के। जब मटेरियल की मैनेजमेंट की जाती है तो फ्लो ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल अवेलेबल हो, जब हमें ज़रूरत हो तब उसकी अवेलेबिलिटी होना, उसका फ्लो होना। एंड स्टैंडर्डाइजेशन, अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं तो हमारी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी बढ़ेगी। एरियाज़ फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, कौन कौन से एरियाज़ हैं मटेरियल मैनेजमेंट के? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, उसका ट्रांसपोर्ट होना। अब जब वो ट्रांसपोर्ट हो गया हम तक पहुँच गया तो उसके बाद उसको स्टोर करना, उसका रिकॉर्ड रखना, और इन्वेंटरी कंट्रोल करना, यानी कि उसकी क्वान्टिटी का कंट्रोल करना और साथ में उसकी कॉस्ट का भी। इस तरीके से इन्वेंटरी को रखा जाए कि उसकी कॉस्ट ना बढ़े। नाउ दी कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल, 3 तरीके से मटेरियल की कॉस्टिंग की जाती है, लीफो, फीफो और एवरेज कॉस्ट। अब ये इसकी पूरी कैलकुलेशन तो आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग के अंदर। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि लीफो मेथड कौन सा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो मटेरियल सबसे आखिर में आ रहा है उसको सबसे पहले इशू कर देंगे। और फीफो के अंदर क्या होता है कि जो पहले आया उसको पहले इशू कर दिया, जो आखिर में आया उसको आखिर में इशू किया। तो सबसे ज़्यादा बेटर मेथड तो यही समझा जाता है कि फीफो का है। और तीसरा मेथड है एवरेज कॉस्ट। अब इसमें एवरेज कॉस्ट में इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। इसमें क्या होता है कि तमाम जितने भी यूनिट्स होते हैं उन सबकी एक ही कॉस्ट निकाल ली जाती है। फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स खरीदे 1 लाख में, तो 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 100 से, यानी कि 1000 पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई एक यूनिट ख़रीदा गया था 2000 का, कोई एक यूनिट ख़रीदा गया था 1000 का, कोई एक यूनिट ख़रीदा गया था 500 का। तमाम यूनिट्स की सेम कॉस्ट निकाल ली जाती है। इसी वजह से ये मेथड एप्रोप्रिएट समझा नहीं जाता। अच्छा, स्टेप्स फॉर परचेसिंग प्रोसेस, जो स्टेप्स हैं अब परचेसिंग प्रोसेस के, अब हमने ख़रीदना है सामान अपनी फैक्ट्री के लिए, तो हम किस तरीके से ख़रीदेंगे, उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले हम सप्लायर की सिलेक्शन करेंगे कि सप्लायर कौन कौन से अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ से माल उठा सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे, एवेल्यूएट करेंगे कि बेहतर सप्लायर कौन सा है। फिर उसके बाद जो बेहतर लगेगा उससे हम नेगोशिएट करेंगे प्राइस वगैरह के ऊपर, और ये काफ़ी टेक्निकल किस्म का प्रोसेस हो सकता है, मुश्किल भी प्रोसेस हो सकता है नेगोशिएट करना प्राइस वगैरह के ऊपर। फिर उसके बाद जब अच्छा सप्लायर हमें मिल जाए तो उसके साथ हम उस सप्लायर को मेंटेन करेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। जिस तरह कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड किए जाते हैं, सप्लायर के साथ भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड किए जाते हैं। नाउ द जस्ट इन टाइम टेक्निक। अब ये जस्ट इन टाइम एक टेक्निक है सप्लाई की। इसमें क्या होता है कि मटेरियल जब भी हमें रिक्वायर्ड होता है तब हमें मिल जाता है। जितने भी एक ट्रस्टेबल सप्लायर होते हैं
वहाँ ये टेक्निक अप्लाई होती है कि जैसे ही हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है फ़ौरन हमें मिल जाए विदाउट एनी डिले। इसका फ़ायदा ये होता है कि डिले से बच जाता है और फेवरेबल कैश फ्लो होता है ऑर्गेनाइजेशन का जब डिले बचेंगे, और अनसर्टेनिटीज से भी बच जाते हैं। और इसकी एप्लीकेशन जहाँ एक तरफ प्रोडक्शन के अंदर है वहाँ तो है ही, साथ में मार्केटिंग में भी हो सकती है। मार्केटिंग में इस तरह से हो सकती है कि जो स्टोर्स हैं उनका जो इन्वेंटरी का रिकॉर्ड है कि कौन सी प्रोडक्ट ख़त्म होने वाली है, किसी भी तरह उसका एक्सेस कंपनी वालों को मिल जाए। तो अब उससे क्या होगा कि कंपनी को पता चलता रहेगा कि इस स्टोर में ये प्रोडक्ट ख़त्म होने वाली है, कंपनी वाले फ़ौरन फिर वो प्रोडक्ट सप्लाई कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जस्ट इन टाइम हो जाएगा। जैसे ही उनको ज़रूरत पड़ी फ़ौरन कंपनी ने वो प्रोडक्ट वहाँ सप्लाई कर दी उस स्टोर में। नाउ दी जस्ट इन केस, अब ये ट्रेडिशनल टेक्निक है, जो ट्रेडिशनल मेथड है जो नॉर्मली यूज़ होता है हमारे यहाँ तो ख़ासतौर पर कॉमन है। उसमें क्या होता है कि सप्लाई हमें कभी कभार टाइम पे मिल भी जाती है और कभी कभार हमें सप्लाई नहीं भी मिलती है, और कभी कभी हम क्वालिटी रॉ मटेरियल हमें मिल भी जाता है और नहीं भी मिलता। तो ये एक ट्रेडिशनल केस है जिसको जस्ट इन केस कहते हैं। नाउ द लेक्चर नंबर 37, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर आप एक पूरा कोर्स भी पढ़ेंगे अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, इसका मतलब है तमाम वो एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म्ड होती हैं क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो तमाम एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या, मोर आउटपुट विद लेस इनपुट, यानी जितनी ज़्यादा आउटपुट होगी लेस इनपुट से उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। एंड द क्वालिटी इज़ द फिटनेस फॉर यूज़, एक प्रोडक्ट जितनी फिट है यूज़ के लिए उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी है। अब क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें क्या होता है कि इनपुट होता है और ये क्वालिटी इनपुट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है, यानी मशीनरी वगैरह का प्रोसेस होता है। अब वो भी प्रोसेस भी क्वालिटी प्रोसेस हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और आउटपुट जो निकलता है उसमें क्वालिटी आउटपुट भी शामिल होता है और क्वालिटी आउटपुट नहीं भी होता। तो फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल के लिए जाता है, इंस्पेक्शन वगैरह के लिए जाता है, और वहाँ चेक किया जाता है जो क्वालिटी आउटपुट होता है उसको अप्रूव कर लिया जाता है, और जो क्वालिटी आउटपुट नहीं होता उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये तो था ट्रेडिशनल सिस्टम। अब है क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। अब ये जो है एक क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है जो डिफरेंट है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से। इसमें क्या है, क्वालिटी इनपुट होता है, इनपुट ही क्वालिटी इनपुट होता है, और फिर जो उस पर प्रोसेस लिया जाता है, अप्लाई किया जाता है मशीनरी वगैरह का, वो भी क्वालिटी प्रोसेस होता है। और फिर जो आउटपुट बन के निकल रहा होता है, जो प्रोडक्ट बन के निकल रही होती है, वो तमाम की तमाम क्वालिटी आउटपुट निकल रहा होता है। इसी वजह से यहाँ पे कोई क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी तरह की क्वालिटी कंट्रोल की यानी इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आउटपुट ही क्वालिटी आउटपुट निकलता है। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है जो ट्रेडिशनल सिस्टम से अलग है। नाउ द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ डेमिंग, डॉक्टर डेमिंग 14 पॉइंट्स, जो प्रोफेसर एडवर्ड डेमिंग थे उनके जो 14 पॉइंट्स हैं उनके कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स क्या क्या हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ऑर्गेनाइजेशन को फ़िलॉसफी अडॉप्ट करनी चाहिए क्वालिटी की क्वांटिटी को छोड़कर, क्वालिटी के ऊपर यानी फोकस करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, क्वांटिटी के ऊपर नहीं, क्वालिटी पे फोकस करें। और ट्रेनिंग एम्प्लॉय की कंटिन्यूस होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। ये नहीं हो कि एक बार ट्रेनिंग दे दी तो ख़त्म, कहीं लगातार ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अचीव की जा सकती है। और मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जाए स्टाफ की ट्रेनिंग के अंदर। वर्कर्स को क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आने चाहिए ताकि क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव की जा सके। नए से नए आइडियाज़ जो है वर्कर लेकर आएँ क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और इस बात को एश्योर किया जाए कि जो वर्कर के नए आइडियाज़ होंगे उनको इनकरेज किया जाएगा। अगर ज़ाहिर बात है नए आइडियाज़ इनकरेज किए जाएंगे तो ही वर्कर नए से नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, अदरवाइज़ वो नए आइडियाज़ लेकर नहीं आ सकते। और बैरियर्स जो है डिपार्टमेंट्स के दरमियान वो रिमूव हो जाने चाहिए। एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट का पता ही नहीं है अगर, तो उससे क्वालिटी ख़राब होगी। अगर बैरियर्स रिमूव कर दिए जाएंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान तो उससे भी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। और स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो यूज़ होने चाहिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए। नाउ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो पहली चीज़ तो सिलेक्शन स्टेज पे क्या एचआर मैनेजर को, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, उसको इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है वो क्वालिटी पीपल हैं, क्वालिटी वाले लोग हैं। और वो क्वालिटी पीपल कौन होते हैं, जो क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करते। तो ऐसे ही लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाए जो क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। और एचआर मैनेजर को देखना चाहिए कि जो पार्टिकुलर पर्सन है जिसको सिलेक्ट किया जा रहा है उसके पास वो एटीट्यूड मौजूद है जो ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है या नहीं। अब वो एटीट्यूड में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए, क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, और ऐसा पर्सन होना चाहिए जो टीम के अंदर काम कर सके, मिल के काम करे यानी।
अब उसके बाद जब सिलेक्शन हो गई तो फिर ट्रेनिंग स्टेज। अब ट्रेनिंग के अंदर एचआर मैनेजर को एम्प्लॉय को ट्रेन करना चाहिए क्वालिटी अवेयरनेस के बारे में, क्वालिटी के बारे में अवेयर हो एम्प्लॉय, क्वालिटी अचीवमेंट के बारे में कि क्वालिटी किस तरह अचीव की जा सके, और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वो यूज़ कर सके, जो एम्प्लॉय है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ कर सके। उसके अलावा ट्रेनिंग पर्सनल डेवलपमेंट में भी हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, जिसमें टीम लीडिंग की ट्रेनिंग हो, वो टीम को लीड कर सके, माइंड एडजस्टमेंट हो, चेंजिंग पैराडाइम हो, अवॉइड करे वो बॉक्स थिंकिंग को, और क्रिएटिव आइडियाज़ को डेवलप करे, नई से नए आइडियाज़ वो लेकर आए। नाउ दी कंपनसेशन से मुराद रिवार्ड, वर्क का जो रिवार्ड है, जो काम कर रहा है इसका उसको कुछ जो रिवार्ड मिलता है, सैलरी वगैरह, वो तो जो एचआर मैनेजर है उसको स्पेशल सिस्टम डेवलप करना चाहिए कंपनसेशन के लिए, और कंपनसेशन पूरे के पूरे ग्रुप को देनी चाहिए, यानी इस बुनियाद पे कंपनसेशन हो कि पूरे ग्रुप को। और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से मुराद इवेल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जामिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस के परफॉर्मेंस कैसी है, तो कलेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, इंडिविजुअल वाइज नहीं हो, कलेक्टिव हो। नाउ द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ये क्या है, इसका मतलब है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करना। प्लानिंग के अंदर भी, पहले प्लान बनाने के अंदर भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ किया जाए, एग्जीक्यूशन के अंदर भी जब उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर भी जब प्रॉब्लम्स का तज्जिया किया जा रहा है, और कंट्रोल के अंदर भी। अब स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में होता क्या है कि ग्राफिक्स को यूज़ किया जाता है डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, क्योंकि अगर डेटा लिखा हुआ होगा तो इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, उससे इतने अच्छे डिसीजन नहीं लिए जा सकते। लेकिन जब ग्राफिक्स दिखाई देंगे तो डिसीजंस अच्छे लिए जा सकते हैं। बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स एंड फिशबोन डायग्राम। अब ये बार चार्ट और पाई चार्ट्स तो बनाना आप सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स में, और फिशबोन डायग्राम की डिटेल आप पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो बार चार्ट्स में क्या होता है कि बार चार्ट्स कुछ बार्स होते हैं जो कंपैरिजन शो करते हैं, और पाई चार्ट जो है एक पाई बनाई जाती है 360 डिग्री की, जो परसेंटेज शो करती है डिफरेंट चीज़ों की। फिशबोन डायग्राम जो है वो किसी स्पेसिफिक इवेंट का कॉस्ट शो करती है, और ये डायग्राम बिल्कुल ऐसी होती है जैसे फिशबोन होती है, मछली का जो कांटा होता है बिल्कुल वैसे ही दिखती है, इसी वजह से इसको फिशबोन डायग्राम कहा जाता है। इसको काओरू इशिकावा ने दिया था। नाउ दी लेक्चर नंबर 38, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी से मुराद वो कॉस्ट है अगर प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी ना हुई, अगर प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी नहीं है तो उसकी भी एक कॉस्ट पे करना पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। नाउ द टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कौन कौन सी तरह की कॉस्ट होती हैं। एक तो है एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब प्रोडक्ट सेल हो जाती है और फिर उसके बाद जो है कॉस्ट फेस करना पड़ती है अगर क्वालिटी प्रोडक्ट ना हो तब। तो जो एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट होती हैं वो कौन कौन सी हैं, सेल्स रिटर्न के ऊपर, यानी कस्टमर ने को प्रोडक्ट सेल कर दिया अब उसने वापस कर दी कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से। और जो रिपेयरिंग कॉस्ट भी आ सकती है फॉल्टी गुड्स की, अब जो कस्टमर ने प्रोडक्ट ख़रीदी उसका कोई ना कोई उस पर फॉल्ट आ रहा है उस वजह से। और कस्टमर सर्विस कॉस्ट, जो कंपनी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो कॉस्ट भी बढ़ जाती है अगर फेलियर आ जाए प्रोडक्ट के अंदर। रिपेयर कॉस्ट भी आ सकती है, जो रिटर्न गुड्स आ चुके हैं तो वापस आ चुका है सामान उसकी। और कॉस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स, अब जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कॉस्ट आती है। उसके अलावा कभी कभी प्रोडक्ट को रिकॉल भी करना पड़ जाता है जब डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ रही होती हैं। और प्रोडक्ट लाइबिलिटी सूट्स की भी जो है कॉस्ट आ जाती है। नाउ द इंटरनल फेलियर कॉस्ट, अब इंटरनल फेलियर कॉस्ट वो होती है कि प्रोडक्ट अभी मार्केट में सेल नहीं हुई, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पता चल गया कि प्रोडक्ट में जो है वो फॉल्ट्स आ रहे हैं, तो अब वो कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं। कॉस्ट ऑफ स्क्रैप है, कॉस्ट ऑफ रीवर्क ऑन प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट पे दोबारा से काम करना पड़ जाता है उसकी कॉस्ट। कॉस्ट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रीवर्क, अब जो इंस्पेक्शन किया जा रहा है उस रीवर्क का उसकी कॉस्ट। और कॉस्ट फॉर डाउनग्रेडिंग, डाउनग्रेडिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो बिलो स्टैंडर्ड जब होती है तब किसी फाइल की वजह से जो स्टैंडर्ड है उससे बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनती है तो उसकी भी कॉस्ट आती है किसी फॉल्ट की वजह से अगर वो बन जाए तो। और उसके अलावा फेलर एनालिसिस भी किया जाता है, उसकी भी एक कॉस्ट आती है। इसके अलावा जो एक और कॉस्ट है, अब जो कॉस्ट है वो है अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट में मुराद यही है कि डिफरेंट तरह की चेकिंग की जाती है। तो पहली तो इंस्पेक्शन होगी, इंस्पेक्शन में वही चेकिंग की जाती है। लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्टिंग की जाती है, लेबॉर्ट्री के इक्विपमेंट्स को ज़ाहिर बात है मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है जब लेबॉर्ट्री में हम टेस्ट करते हैं तो। और फिर उन इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन भी की जाती है। नाउ द प्रिवेंशन कॉस्ट, अच्छा अब ये जो प्रिवेंशन कॉस्ट है ये प्रिवेंट करने के लिए होता है कि फॉल्ट आए उससे पहले ही उस फॉल्ट को रोक दिया जाए, उसके लिए एक कॉस्ट होती है जो कि प्रिवेंशन कॉस्ट कहलाई जाती है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसमें शामिल है कॉस्ट फॉर मेकिंग अ प्रिवेंटिव नेटवर्क। जब प्रिवेंटिव नेटवर्क हमें बनाते हैं, पूरा का पूरा प्रिवेंटिव नेटवर्क्स बना लेती हैं ऑर्गेनाइजेशन ताकि
डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को रोका जा सके। उसके अलावा मैनेजरियल वर्क फॉर क्वालिटी, अब मैनेजरियल वर्क भी किया जाता है क्वालिटी के लिए। अब जो मैनेजमेंट का जो वर्क होता है क्वालिटी के लिए वो क्या होता है, क्वालिटी प्लानिंग और ट्रेनिंग। क्वालिटी प्लानिंग करना और अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करना कि फॉल्टी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ना हो। उसके अलावा कॉस्ट फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस उसकी कॉस्ट और स्टैटिस्टिकल मेथड्स की कॉस्ट, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करना, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करना, और मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट। जाहिर बात है क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के लिए मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है इक्विपमेंट्स की और मशीनरी वगैरह की, और एक्सपर्ट्स को हायर करना। एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे तो कॉस्ट जो है वो प्रिवेंशन कॉस्ट आएगी, उससे क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी, फॉल्टी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होगी। नाउ दी ISO 9000 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। अब ये ISO है क्या? ISO का आपने अक्सर प्रोडक्ट्स देखी होंगी जो ISO सर्टिफाइड होती हैं। तो ISO का मतलब ये है कि एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है जो सेट ऑफ सिस्टम प्रोवाइड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर कोई प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड है तो इसका मतलब ये होता है कि वो किसी एक ख़ास सिस्टम को फॉलो कर रही हैं और उस सिस्टम की वजह से क्वालिटी प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होती हैं। यानी कि अगर ISO सर्टिफाइड आपने कोई प्रोडक्ट ली है तो इसका मतलब ये है कि वो एक ख़ास सिस्टम के थ्रू बनी हुई है जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करता है, ऐसा सिस्टम। तो ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक ख़ास जो है वो सेट ऑफ सिस्टम लगाना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी प्रोडक्ट को ISO सर्टिफाइड करने के लिए। अच्छा, अब ISO कई सारे ISO हैं। एक ISO है ISO 14000। ये ISO जो है वो सिस्टम फॉर एनवायरनमेंट है। ये एक ऐसा सिस्टम है इस ISO 14000 का जो एनवायरनमेंट के लिए सिस्टम दिया गया है, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोई कंपनी ISO 14000 से सर्टिफाइड है तो उसका मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है। नाउ दी वैल्यू चेन मैनेजमेंट। वैल्यू चेन मैनेजमेंट में तमाम वो एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये एक्टिविटीज़ एक चेन में परफॉर्म करती हैं, चेन में वर्क करती हैं। इसी वजह से इनको वैल्यू चेन कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो चेन में परफॉर्म हो रही हैं और इन एक्टिविटीज़ की वजह से एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनती है। इसी वजह से इसको कहते हैं हम वैल्यू चेन मैनेजमेंट। नाउ द लेक्चर नंबर 39, बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग में क्या होता है? कंपैरिजन विद अदर्स, अपने आप को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करना। अब कंपैरिजन किन किन चीज़ों का? अपनी प्रोडक्ट का, अपने प्रोसेसेस का, अपने इंस्ट्रूमेंट्स का और अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का, इन सब का कंपैरिजन करना दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। जीरो डिफेक्ट लेवल क्या है? अब ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाती है जब कोई भी डिफेक्ट नहीं आता, ना प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आता है, ना प्रोसेस में, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन के पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, कंसिडरेशन इन बेंचमार्क। अब क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाए बेंचमार्क में? पहले तो उन प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करें जो बेंचमार्क होंगे, जैसे सेल फोरकास्टिंग। अब हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं सेल फोरकास्टिंग के लिए? हमारा कॉम्पिटिटर क्या यूज़ करता है? अपने प्राइसिंग को देखें कि हमारी प्राइसिंग क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसकी मेंटेनेंस, और टेक्नोलॉजी। उसके अलावा की वेरिएबल्स कौन कौन से हैं प्रोसेस के अंदर? अब वो की वेरिएबल में जो पहला है वो है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी? उसका कलर, उसका शेप कैसा है प्रोडक्ट का, कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका वेट क्या है, उसका एंगल क्या है, और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। नाउ दी सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेलिंग एंड मार्केटिंग में कॉस्ट देखी जाती है और इसमें वैरायटी ऑफ हेड्स देखी जाती हैं कॉस्ट के अंदर। प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है, हमारे कॉम्पिटिटर्स की कितनी हो रही है। मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, हम कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहा है। टाइमलीनेस देखा जाता है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। और डिफ्रेंशिएशन क्या है प्रोडक्ट्स की। एंड दी परचेजिंग। अब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेस्ट प्लान। बेस्ट प्लान की आइडेंटिफिकेशन करना और मेजरमेंट करना अपनी परफॉर्मेंस को। अब जब अपनी परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो गई उसके बाद देखना कि कौन सा गैप आ रहा है, हमारी परफॉर्मेंस के अंदर कितना गैप आ रहा है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। तो फिर उस गैप को ब्रिज करने के लिए एक्शन लेना। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन को बेंचमार्किंग के लिए तब जाना चाहिए जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो मार्केट में, तभी वो अपने आप को कंपेयर करें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन दो इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे या ऑर्गेनाइजेशन पे भी हो सकती है बेंचमार्किंग, यानी दो मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स के लिए और दो मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हम बेंचमार्किंग कर सकते हैं, यानी आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को बेंचमार्क करना चाहिए अपने प्रोसेस या प्रोडक्ट को सबसे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो उस क्लास के अंदर हो, और बेंचमार्किंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी यूज हो सकती है।
नाउ द लेक्चर नंबर 40 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर प्लेस पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। यानी इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होना एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। यानी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक। इसके अलावा एक पर्सन से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकती है, एक प्लेस से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकती है। तो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन को हम जो है वो कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अच्छा, कम्युनिकेशन को ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है और लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपवर्ड भी होती है और डाउनवर्ड भी होती है, ऊपर की तरफ भी जाती है, नीचे की तरफ भी जाती है। इसकी डिटेल आपको आगे समझ में आएगी। तो इसके फ्लो को समझने के लिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन के हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट समझना। हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट होती है, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं। उनमें कौन कौन से मैनेजर होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर मिडिल लेवल के मैनेजर होते हैं जो कि डायरेक्टर्स होते हैं और सीनियर मैनेजर्स होते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा नीचे जो मैनेजमेंट होती है, लोअर मैनेजमेंट, वो होते हैं ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव या सुपरवाइज़र वगैरह। अब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन डाउनवर्ड जो होती है, डाउनवर्ड में क्या होता है? और कम्युनिकेशन फ्लो करती है टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप मैनेजमेंट से मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट की तरफ कम्युनिकेशन जाती है, यानी इन्फॉर्मेशन जाती है। और अपवर्ड कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन फ्लो करती है बॉटम टू टॉप, यानी कि लोअर लेवल मैनेजर से मिडिल मैनेजर और अपर मैनेजर तक जाती है, यानी टॉप मैनेजर तक। नाउ द इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, जबकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आउटसाइड बॉडीज़ के साथ होती है, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ होती है। नाउ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, दो पार्टीज होती हैं कम्युनिकेशन में, एक सेंडर भेजने वाला और एक रिसीवर रिसीव करने वाला। सेंडर वो पर्सन होता है जो, वो पर्सन भी हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन भी, जो कम्युनिकेट्स करता है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, इसी वजह से उसको सेंडर कहा जाता है। रिसीवर वो होता है जो रिसीव करता है मैसेज को, ये भी कोई एक पर्सन भी हो सकता है या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। एनकोडिंग वर्सेस डिकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब है मैसेज को इस तरह से कन्वर्ट कर लिया जाए कि वो समझ में आ सके, और एनकोड कौन करता है? सेंडर करता है, इस वजह से सेंडर को एनकोडर कहा जाता है। डिकोडर का मतलब है कि मीनिंग्स देना मैसेज को। जब रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया तो वो अपने हिसाब से, अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और एजुकेशन के हिसाब से वो उसको कुछ मीनिंग दे देता है, तो उसको हम कहते हैं डिकोडिंग करना। और डिकोडिंग करता है रिसीवर, इसी वजह से उसको डिकोडर भी कहा जाता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी एक क्लाइमेट एनकोडर और डिकोडर का सेम हो। अगर दोनों का क्लाइमेट में फ़र्क है तो जो मैसेज एनकोडर ने भेजा है वो डिकोडर को कुछ और समझ में आएगा। अब जाहिर बात है डिकोडर उसको कुछ और समझा जो एनकोडर ने भेजा था, तो इस तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। जो एनकोडर समझाना चाह रहा है वो बात डिकोडर की समझ में नहीं आएगी। और जार्गन्स का क्या मतलब है? वर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। किसी एक ख़ास प्रोफेशन के कुछ खास वर्ड्स को हम जार्गन्स कहते हैं। नाउ द वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का यूज़ हो, अब चाहे वो रिटन हो चाहे वो ओरल हो। अब ये जो वर्ड्स आपको लिखे दिखाई दे रहे हैं ये भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है, ये रिटन कम्युनिकेशन है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी वर्बल कम्युनिकेशन है, वो ओरल कम्युनिकेशन है। तो जो आपके साथ मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ये एक वर्बल कम्युनिकेशन में आपके साथ कर रहा हूँ। और इसके अलावा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन सी हैं? उसमें वो तमाम कम्युनिकेशन शामिल है जिनमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होता, जैसे अपीयरेंस है, कलर्स हैं, साउंड्स हैं, स्मेल है, टच है, साइलेंस है एंड दी बॉडी लैंग्वेज। नाउ द लेक्चर नंबर 41 वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की सोर्सेज कौन कौन सी हैं? वो जो है बॉडी लैंग्वेज भी हो सकती है। बॉडी लैंग्वेज यूज़ होती है फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर, जब विदाउट एनी मीडियम कम्युनिकेशन की जा रही हो, आमने सामने कम्युनिकेशन की जा रही हो। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? पॉस्चर भी शामिल है, बॉडी पॉस्चर और जेस्चर्स यानी कि इशारे। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फेस भी शामिल है, फेस के अंदर आई कांटेक्ट के थ्रू भी कम्युनिकेशन की जा रही होती है, और स्माइल भी शामिल है, उससे भी एक हमें मैसेज मिल रहा होता है। नाउ दी चैनल का मतलब क्या होता है? चैनल का मतलब कैरियर, वो कैरियर जो कैरी करता है मैसेज जो है सेंडर से रिसीवर, यानी सेंडर से रिसीवर तक मैसेज लेके जाता है, उस कैरियर को हम कहते हैं चैनल। अब वो चैनल कौन कौन से हो सकते हैं? लेटर भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, फैक्स भी हो सकता है, और कोई एक शख्स भी हो सकता है जो मैसेज लेके जाए, यानी सेंडर का मैसेज रिसीवर तक पहुंचाए। नाउ द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप ये समझें कि सेंडर को मैसेज पहुंचाना होता है रिसीवर तक। तो सेंडर के पास मैसेज होता है,
अब वो उस मैसेज को कम्युनिकेट करता है और कम्युनिकेट करता है चैनल के थ्रू। चैनल कौन कौन से हैं? ये चैनल हैं जो आपको अभी बताए गए थे। तो इन चैनल्स के थ्रू वो करता है, जैसे लेटर है या टेलीफोन वगैरह है, और चैनल के थ्रू मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो करती है सेंडर टू रिसीवर। नॉइज़ में तमाम वो फैक्टर्स आ जाते हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, यानी कम्युनिकेशन के मैसेज को डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं। अब इसमें कुछ आवाज़ें भी शामिल हो सकती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी शामिल हो सकते हैं जो मैसेज को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, जैसे जार्गन्स। नाउ द लेटर वर्सेस मेमोरेंडम। सो बोथ आर रिटन कम्युनिकेशन, दोनों रिटन कम्युनिकेशन है, लेकिन लेटर जो है लिखा जाता है आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कम्युनिकेशन करने के लिए लेटर लिखा जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन से अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए मेमोरेंडम लिखा जाता है। लेटर की कई सारी टाइप्स हैं, जैसे इंक्वायरी लेटर, किसी इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है और इस इंक्वायरी का जवाब देने के लिए रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है। ऑर्डर देने के लिए प्रोडक्ट्स का ऑर्डर लेटर लिखा जाता है, और कोई कंप्लेन करनी हो तो कंप्लेन लेटर लिखा जाता है, और एडजस्टमेंट लेटर लिखा जाता है एडजस्टमेंट के लिए। नाउ दी इनफॉर्मल लैंग्वेज इज यूज्ड इन द मेमोरेंडम। इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है मेमोरेंडम में, क्योंकि ये इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन होता है। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन सिस्टम? इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इंफॉर्मेशन की अरेंजमेंट किसी ऐसी फॉर्म में जो यूज़ की जा सके डिसीजन मेकिंग पर्पसेस के लिए, डिसीजन बनाने के लिए यूज़ की जा सके इंफॉर्मेशन। इस तरीके से उसको अगर हम अरेंज कर लेंगे तो उसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब है? अरेंजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म विच इज़ यूजफुल फॉर मैनेजमेंट। अब जब इन्फॉर्मेशन को ऐसी फॉर्म दे दी जाए जो मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल हो, उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसी वजह से इसको इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल हो गई है अब ये इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया गया है। नाउ द ड्यूटीज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन मैनेजर, वो क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैनेजर गैदरिंग करता है इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है डिफरेंट प्लेसेस से। अब जो इन्फॉर्मेशन गैदर हो गई है तो जाहिर बात है वो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत होती है डिफरेंट कैटेगरी वाइज। अब उसको ऑर्गेनाइज कर लिया तो फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। अब कौन कौन से यूज़र्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के, किन किन को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है? वो होते हैं हेड्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स के, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, उन डिपार्टमेंट्स के हेड्स को ज़रूरत पड़ती है इन्फॉर्मेशन की। मार्केटिंग के लोगों को ज़रूरत पड़ती है मार्केटिंग रिसर्च वगैरह के लिए, और प्लानिंग पीपल, जो प्लानिंग करने वाले जो लोग होते हैं, जो मैनेजर वगैरह होते हैं जो प्लानिंग कर रहे होते हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ द डेटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन, तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क है। तो पहली चीज़ ये समझें कि डेटा जो है वो एक तरह से कच्ची चीज़ है और इन्फॉर्मेशन जो है वो पकी हुई चीज़ है। तो डेटा का मतलब है रॉ फिगर्स एंड फैक्ट्स, जबकि अगर उसी डेटा को मीनिंगफुल शेप दे दिया जाए तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है, इन्फॉर्मेशन कहलाया जाता है। नाउ व्हाई इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ इंपॉर्टेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन? इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंट यूज़ होती है इन्फॉर्मेशन की, इस वजह से ज़रूरत पड़ती है। नई टेक्नोलॉजी की वजह से, नई इनोवेशन की वजह से, नई ईजादात की वजह से, प्रोसेसेस की वजह से, मेथड्स की वजह से, और नई कम्युनिकेशन डिवाइसेस की वजह से, जैसे कि टेलीफोन है, इंटरकॉम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस है। उसके अलावा अब तो डिजिटल बिजनेस सिस्टम है आज के इस दौर में, और दी डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, यानी ग्लोबली तौर पे एक नेटवर्क है इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए, क्विकली और इकोनॉमिकली, जल्दी भी और इकोनॉमिकली भी। नाउ द लेक्चर नंबर 42, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन दी ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम को अप्लाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है जब इंफॉर्मेशन सिस्टम को अप्लाई करते हैं, क्योंकि आज की ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आ रही हैं। जैसे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कम्युनिकेशन का जो तमाम पार्ट्स में यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन होती है, तो जो कम्युनिकेशन पैटर्न होगा वो सेम रहेगा तमाम पार्ट्स के अंदर। जबकि जो मोर फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन पैटर्न सिचुएशन के मुताबिक चेंज होता रहता है। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इंडिपेंडेंस हो चुकी हैं, ज़्यादा एम्पावर्ड हो चुकी हैं, तो अप्लाई करते वक्त इन तमाम चीज़ों को देखना होता है। नाउ द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये एक सिस्टम है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिसोर्सेज प्लान करने के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम की मदद से। असल में ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि रिसोर्सेज की प्लानिंग में मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि अब जारी बात सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटराइज सिस्टम तो इसमें यूज़ हो गई। और रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज। अब टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम अगर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देखें तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम टॉप मैनेजमेंट के लिए होता है, मिडिल मैनेजमेंट के लिए होता है, लोअर मैनेजमेंट के लिए होता है। अगर डिपार्टमेंट वाइज देखें
तो सेपरेट डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन होता है और फंक्शंस परफॉर्म्ड इन दी डिपार्टमेंट। नाउ द नॉलेज वर्कर वो होता है जो अपनी नॉलेज को यूज़ करता है डिसीजन बनाने के लिए भी और क्रिएटिविटी के लिए भी, नए नए आइडियाज़ के लिए भी वो नॉलेज को यूज़ कर सकता है। कंसिडरेशंस ऑफ यूज़र फॉर एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कौन कौन से यूज़र्स को कंसिडर किया जाता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। आइडेंटिफिकेशन की जाती है यूज़र की, कि टॉप मैनेजर है, मिडिल मैनेजर, लोअर मैनेजर, और फंक्शनिंग एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द MIS विच इज़ द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम है जो हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन बनाने में। डिफरेंस बिटवीन मार्केट रिसर्च एंड MIS, मार्केट रिसर्च तो प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन किसी भी एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, कोई खास प्रॉब्लम के बारे में, जबकि MIS इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विच इज़ DSS, वो क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो सपोर्ट करता है मैनेजमेंट के डिसीजन को, इसी वजह से इसको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये वो सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूटिव्स को डिसीजन मेकिंग के लिए, इसी वजह से इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नाउ द कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि कंप्यूटर जो वो लिंक टुगेदर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अक्सर ऑफिस में आपने देखा होगा कंप्यूटर का लिंक कर दिया जाता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, तो वो उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ होता है। इंटरनेट भी एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क और नेटवर्क है जिसके अंदर दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हुए हैं। कंपोनेंट क्या होते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम के, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंट्रोल्स, डेटाबेस, पीपल एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब इसके कंपोनेंट्स को कुछ डिटेल में देखते हैं। हार्डवेयर से मुराद फिजिकल कंपोनेंट जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जैसे मदरबोर्ड है, रैम वगैरह। उसके अलावा सॉफ्टवेयर से मुराद क्या है, अब ये CS के स्टूडेंट अच्छी तरह समझते हैं सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। सॉफ्टवेयर का मतलब है इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कंप्यूटर को कोई भी ख़ास काम करवाने के लिए। सॉफ्टवेयर असल में होता ही इंस्ट्रक्शंस की कलेक्शन है, हर सॉफ्टवेयर में कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके ज़रिए कंप्यूटर कोई ख़ास काम कर रहा होता है। और आइकन तो आप सबने देखे होंगे कंप्यूटर पे भी और फ़ोन्स पे भी, ये ग्राफिक डिज़ाइंस होती हैं। जितने भी आइकन्स होते हैं ये एक ग्राफिक डिज़ाइनर इसको डिज़ाइन करता है ताकि ज़्यादा फ्रेंडली बनाया जा सके यूज़ कंप्यूटर का या फ़ोन का। कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है कि कंट्रोल्स मेक द कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स। कंट्रोल्स की मदद से जो है वो कंप्यूटर जो है वो प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स के मुताबिक ही काम कर रहा होता है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस है, जिसका इंसानों की ज़बान है, कंप्यूटर की ज़बान है। CS के स्टूडेंट जानते हैं कि कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। तो इसी तरह से कारोबार की भी ज़बान होती है जिसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। और यहाँ जो डेफिनेशन दी गई इसके मुताबिक अकाउंटिंग वो सिस्टम है जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, किसको, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को इन टर्म्स ऑफ मनी में। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई और उसके बाद फिर उसके डिफरेंट क्लासेस बना ली, फिर उसको एनालाइज किया गया, उसका तजिया किया गया, फिर उसकी एक समरी बना ली और फिर उसको हम रिपोर्ट कर देते हैं। अब इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है उस तमाम इन्फॉर्मेशन को हम इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं जहाँ पे मॉनेटरी एक्सचेंज होता है। मॉनेटरी एक्सचेंज से मुराद पैसे के बदले कोई चीज़ आपने बेची, उसको हम कहते हैं मॉनेटरी एक्सचेंज। तो उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन कहेंगे। जर्नल क्या होता है, इसको डिटेल आप सीखेंगे बनाने की अकाउंटिंग में। अब ये एक बुक है जिसके अंदर तमाम इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है जनरल नेचर की, इसी वजह से इसको हम जर्नल कहते हैं। जनरल नेचर की तमाम इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को हम इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं और जर्नल के बाद लेजर बनता है। लेजर में हम उसी तमाम इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं, यानी कैश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अलग आ गई, बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अलग आ गई, उसको हम कहते हैं लेजर। ये जर्नल के बाद बनता है। नाउ द लेक्चर नंबर 43, इसमें कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं जैसे कि अकाउंटिंग पीरियड। यहाँ पे जो अकाउंटिंग पीरियड के बारे में लिखा हुआ है ये वो टाइम स्पैन है जिसमें अकाउंट्स जो है वो टर्मिनेटेड हो जाते हैं। एक्चुअली अगर हम कहें आसान ज़बान में तो अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये है कि वो पीरियड जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, अब है समराइजिंग का मतलब क्या है अकाउंटिंग के अंदर, समरी ऑफ ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तमाम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की समरी को समराइजिंग कहा जाता है। अब है इनकम स्टेटमेंट जो कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कि एक स्टेटमेंट होता है। इससे हमें पता चलता है पोजीशन रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस की या फिर प्रॉफिट एंड लॉस की, यानी कि कंपनी के पास कितने रेवेन्यूज़ हैं, इनकम कितनी कंपनी की, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं और प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू का ज़्यादा होना और एक्सपेंडिचर का कम होना, ये प्रॉफिट है। यानी कि इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, उसको हम कहेंगे प्रॉफिट। लॉस इसका रिवर्स होता है, इसकी उलट को हम लॉस कहते हैं। लॉस में जो है वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, खर्चे ज़्यादा होते हैं और इनकम जो है वो रेवेन्यू कम होती है। अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस है, मैंने पहले भी बताया था। इसको इसलिए लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस कहा जाता है बिकॉज इट टेल्स द इनर स्टोरी ऑफ द बिजनेस। इससे अंदरूनी कहानी किसी कारोबार की पता चलती है। नाउ द अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग, इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है, स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के अंदर।
बुक कीपिंग, इसलिए इसको बुक कीपिंग कहा जाता है क्योंकि बुक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। अब वो कौन सी बुक्स होती हैं, जर्नल और लेजर वगैरह, उन बुक्स में इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग का काम बुक कीपिंग के बाद शुरू होता है, अकाउंटेंट्स का जो काम होता है। अब वो अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, टू ड्रॉ पिक्चर, उस इन्फॉर्मेशन से एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। वो एक पिक्चर बताते हैं हमें। नाउ दी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये एक सिस्टम है जिससे इन्फॉर्मेशन, वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के अंदर, तैयार करने के अंदर रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरी होती है। तो उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से। और इस सिस्टम से हमें टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, वक्त पे और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। दो तरह की फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है नॉर्मली, अकाउंटिंग दो तरह की होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एक्सटर्नल यूज़र्स यूज़ करते हैं और मैनेजरियल अकाउंटिंग को इंटरनल यूज़र्स यूज़ करते हैं। ऑडिटिंग क्या है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड है उसकी सिस्टमेटिकली तौर पे एग्जामिनेशन करना, उसको इवेल्यूशन करना, उसको चेक करना कि उसमें कोई एरर्स नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, तो उसको हम कहते हैं ऑडिटिंग। अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग के अंदर तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का कंसर्न होता है, जबकि ऑडिटिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई हुई है अकाउंटिंग की, उसकी एग्जामिनेशन की जाती है कि वो इन्फॉर्मेशन में कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। दी टाइप्स ऑफ ऑडिटर, कितने तरह के ऑडिटर होते हैं। इंटरनल ऑडिटर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं, और एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, जो अपने एम्प्लॉयज़ नहीं होते। यूज़र्स कौन कौन होते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के, मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं और ऑनर्स होते हैं। ऑनर्स भी दो तरह के होते हैं, एक इन्वेस्टर होता है जिसने इन्वेस्ट किया होता है पैसा, और एक होता है पार्टनर्स जो रन कर रहे होते हैं मिलके आपस में बिजनेस को। तो ये तो तीन इंटरनल यूज़र्स होगा। और एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं बैंक्स को भी ज़रूरत पड़ती है, टैक्स अथॉरिटीज़ जैसे FBR है, और उसके अलावा गवर्नमेंट, इन सबको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ द गैप इज़ द जनरली एग्रीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये वो प्रिंसिपल्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हैं। अगर कोई कंपनी गैप को फॉलो करती है तो कंपनी उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक अकाउंटिंग कर रही है जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हैं। नाउ द लेक्चर नंबर 44, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। अगर एग्जाम में अकाउंटिंग इक्वेशन आपके सामने आए कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, तो वो है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। लेकिन ये एसेट क्यों बराबर होता है लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी के, इन दोनों चीज़ों की क्यों बराबर होता है? इसकी रीज़न ये है कि एसेट्स असल में बराबर है लाइबिलिटीज़ के। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या है, वाजिबात, जो अदायगियाँ हैं। और लाइबिलिटीज़ होती हैं दो तरह की, एक टूवर्ड्स ऑनर, लाइबिलिटी टूवर्ड ऑनर्स, उसको हम कहते हैं ऑनर्स इक्विटी, और लाइबिलिटी टूवर्ड अदर पार्टीज, उसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज़। तो इसी वजह से एसेट्स हमेशा बराबर होता है लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कंपनी में जो भी असासे होते हैं, जो भी एसेट्स होते हैं, वो हमेशा दो चीज़ों से बनते हैं। या तो वो ऑनर्स की अपनी इन्वेस्टमेंट से हो बनेंगे तो उसको हम कहेंगे ऑनर्स इक्विटी, और फिर वो थर्ड पार्टी से भी किसी दूसरी पार्टी से या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी लोन लिया जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज़। तो इसी वजह से एसेट्स हमेशा जो है वो बराबर होगा लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी के। नाउ द एसेट्स का मतलब क्या है, कैश या कोई भी ऐसी चीज़ जो कैश में कन्वर्ट हुआ है उसको भी हम एसेट कहते हैं, और जितने भी एसेट्स होते हैं वो कंपनी ओन करती है, कंपनी की मिल्कियत होते हैं। एंड द टाइप्स ऑफ द एसेट्स इंक्लूड, क्या क्या एसेट्स में इंक्लूड है, एसेट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियाँ, फर्नीचर और कंप्यूटर्स, ये तमाम चीज़ें एसेट्स में शामिल हैं। और टाइप्स अगर हम एसेट्स की देखें तो दो तरह के टाइप्स हैं जनरली। एक फिजिकल टेंजिबल एसेट, जो फिजिकली एसेट्स भी होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती हैं, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, इनको हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं इंटेंजिबल, जिनको हम टच नहीं कर सकते, फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है जिनकी, लेकिन एग्जिस्टेंस ज़रूर है। जैसे गुडविल है, रेपुटेशन बिजनेस की, किसी भी बिज़नेस की कई सालों की, उसको हम कहते हैं गुडविल। तो ये भी एक किस्म का एसेट होता है, इसको भी बाकायदा एक एज एसेट रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ द लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या है, तमाम पेबल्स, जो भी अदायगियाँ आपने करनी है, फ्यूचर में जो पेमेंट्स करनी है, इसमें तमाम क्लेम्स और ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं जो कंपनी के अगेंस्ट हुई होती हैं, उसको हम कहते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, बैंक से जो लोन लिया है वो भी, उसकी भी अदायगी करनी होगी, पेबल टू सप्लायर से कोई माल अगर उठाया है उधार पे वो भी, एंड यूटिलिटी बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी और गैस के जो बिल्स वगैरह होते हैं। नाउ दी ऑनर्स लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जो पैसा ऑनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उसको हम कहते हैं ऑनर्स लाइबिलिटी, और इसको हम कैपिटल भी कहते हैं। जबकि ऑनर्स इक्विटी का मतलब है राइट ऑफ द ऑनर इन द बिजनेस, ऑनर का कितना राइट है बिजनेस में, उसको हम कहते हैं ऑनर्स इक्विटी। नाउ दी डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम होता है और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इससे इसको डबल कहा जाता है क्योंकि
हर ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट होता है, एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। हर डेबिट के लिए हमेशा कोई ना कोई क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट के लिए हमेशा कोई ना कोई डेबिट होता है। इसी वजह से डेबिट और क्रेडिट दोनों हमेशा बराबर होते हैं। नाउ दी बैलेंस शीट क्या है? ये एक शीट है, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक टाइप है जो कि एक शीट है। अब ऐसी शीट है जिससे हमें पता चलता है लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के बारे में, क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने लाइबिलिटीज़ हैं और कितने एसेट्स हैं। तो बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इससे हमें पता चलता है। बैलेंस शीट में टाइटल शामिल होता है, टाइटल के अंदर कंपनी होता है का नाम है, फिर उसके बाद लिखा जाता है नेम ऑफ स्टेटमेंट विच इज़ द बैलेंस शीट, और उसके बाद उसका पीरियड आता है। फिर इसके अंदर एसेट साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होती है लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी की। अब ये आपके सामने एक फॉर्मेट आ रहा है बैलेंस शीट का, जिसमें कंपनी का नाम सबसे पहले लिखा हुआ है, फिर बैलेंस शीट लिखा हुआ है, फिर उसकी डेट लिखी हुई है, फिर एसेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है और एसेट्स की डिफरेंट टाइप्स यहाँ लिखी हुई हैं, और सबसे नीचे एसेट्स जितनी भी टाइप्स हैं उनका टोटल लिखा हुआ है। लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी में लाइबिलिटीज़ की टाइप्स लिखी हुई हैं, उसका टोटल लिखा हुआ है लाइबिलिटीज़ का, फिर ऑनर्स इक्विटी लिखा हुआ है, टोटल ऑनर्स इक्विटी, और फिर एसेट्स लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी का टोटल लिखा हुआ है। तो इन दोनों का जो टोटल होगा लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी का, वो बिल्कुल उसी के बराबर होगा एसेट्स के, क्योंकि बैलेंस शीट रिप्रेजेंट कर रही है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी को, उसकी तमाम डिटेल बैलेंस शीट रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ द ट्रायल बैलेंस क्या है? ये भी एक शीट है जिसमें हम ट्रायल करते हैं बैलेंसेस ऑफ द लेजर। जनरल लेजर के बारे में आपको बताया गया था कि जनरल जर्नल बनता है, उसके बाद जनरल लेजर बनता है, उसके बाद जाके ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? जनरल लेजर में जितने भी बैलेंसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उनको लिख दिया जाता है, और जिसकी जो नेचर होती है, डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड पे लिखा जाता है, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड पे लिख दिया जाता है, वो पूरी एक लिस्ट की फॉर्म में लिख दिया जाता है। ट्रायल बैलेंस एरर्स, अब कुछ एरर्स आते हैं जाहिर बात है जो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये वो एरर होते हैं जो डेबिट और क्रेडिट साइड को अफेक्ट करते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल भी हैं तो इसका भी ये मतलब नहीं होता कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो फ्री एरर है। इसको बनाया तो एरर को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता, कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। अब इसकी पूरी डिटेल आप अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे। नाउ द लेक्चर नंबर 45, इनकम स्टेटमेंट क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जो हमें इनकम और लॉस के बारे में बताता है। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है क्योंकि इससे हमें प्रॉफिट या लॉस के बारे में भी हमें पता चलता है। रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रेवेन्यू इनकम को कहते हैं, किसी भी कंपनी की जो इनकम आ रही है, जो सेल्स हो रही है, सेल्स होने से इनकम आती है, उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट तब होता है जब रेवेन्यू में से तमाम एक्सपेंसेस को हम निकाल देते हैं, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, फाइनेंस एक्सपेंसेस है, जितने भी एक्सपेंसेस है तमाम एक्सपेंसेस को हम डिडक्ट कर देंगे, उसके बाद जो फिगर आएगी वो हमारा प्रॉफिट होगा। ना ट्रेडिंग कंसर्न क्या है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गुड्स को ख़रीदती है, सामान को ख़रीदती है और दोबारा उसको बेच देती है, और जो डिफरेंस होता है परचेजिंग और सेलिंग प्राइस का, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। अब ये डिफरेंस निकालने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनता है। सबसे पहले इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया, फिर इनकम स्टेटमेंट लिखा गया, फिर लिखा गया कि ये जो है किस ईयर के लिए बनाई जा रही है। उसके बाद इसमें आपके सामने लिखा हुआ है रेवेन्यूज़। अब ये रेवेन्यूज़ जो है एक्चुअली सेल्स हो रही है उसको हम उसका अमाउंट सबसे पहले लिखते हैं, इसको ग्रॉस सेल्स भी कहा जाता है। तो रेवेन्यू सबसे पहले हमने लिख दिया, जो भी सेल्स हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन की उसको हम लिख रहे हैं रेवेन्यूज़ में। अब उस सेल्स में से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मुराद वो अमाउंट जिस पे ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट ख़रीदी या बनाई, उसको हम माइनस करेंगे। तो जब रेवेन्यूज़ में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो हमारे सामने ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट की हमारे सामने एक फ़िगर आ गई। अब ग्रॉस प्रॉफिट भी एक तरह का प्रॉफिट है, लेकिन अभी इसमें से कई सारे खर्चे निकलना बाकी हैं। अभी हमने वो चीज़ तो माइनस कर दी कि जिस कॉस्ट पे हमने प्रोडक्ट ख़रीदी थी, लेकिन अभी कई सारे दूसरे खर्चे निकालना बाकी हैं। जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भी कई सारी टाइप्स लिखी हुई हैं। तो नीचे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से जब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आई, और ये इनकम बिफोर टैक्स है। अब ये हमारा नेट प्रॉफिट भी हो सकता था अगर ऑर्गेनाइजेशन ने टैक्स नहीं पे करना, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने टैक्स पे करना है। जैसे कि आपको पता है टैक्स लगता है कई सारी चीज़ों पे, तो ऑर्गेनाइजेशन भी, कंपनीज़ भी टैक्स पे करती हैं। तो इनकम टैक्स जो है उसको माइनस करेंगे। जब वो माइनस हो जाएगा तो फिर उसके बाद नेट इनकम आएगी, यानी कि नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है।
नाउ दी फाइनेंस के अंदर हम सोचते हैं और कंसिडर करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, यानी काफ़ी लंबे अरसे की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके बारे में, और फिर जनरेट करते हैं रेवेन्यू को, यानी इनकम को जनरेट करते हैं ताकि हम उन इन्वेस्टमेंट को पे बैक कर सकें। जो हमने पैसा लगाया है वो पैसा पे बैक भी हो सके, जाहिर बात है इतना पैसा हमने लगाया है कई सालों के लिए, बिलियंस में पैसा भी लग सकता है, और डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन की। नाउ दी रेशियो एनालिसिस से हमें डिफरेंट फाइनेंशियल फिगर्स के दरमियान रिलेशनशिप पता चलता है। अब रेशियो कई सारे होते हैं जिनके डिटेल कई सारे रेशियो के बारे में आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग के अंदर। अब यहाँ पे सिर्फ एक रेशियो की एग्जांपल दी गई है, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। ये करंट रेशियो कहलाता है, जिसके अंदर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप देखा जाता है। ये देखा जाता है कि हमारे पास करंट लाइबिलिटी कितनी है और करंट एसेट्स कितने हैं। क्या हम करंट लाइबिलिटीज़ को उतारने के लिए हमारे पास फंड्स इतने मौजूद हैं, यानी कि करंट एसेट हमारे पास इतना मौजूद है कि हम करंट लाइबिलिटीज़ को उतार सकें। तो इस तरीके से कई सारी और चीज़ों का रिलेशनशिप देखा जाता है, कई सारी फाइनेंशियल फिगर्स का रिलेशनशिप देखने के लिए रेशियो एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। नाउ दी बजटिंग क्या है? बजटिंग के अंदर एक प्लान बनता है या एक एस्टिमेट किया जाता है फ्यूचर एक्सपेंसेस या रेवेन्यूज़ के लिए, यानी जो मुस्तकबिल में होने वाले जो रेवेन्यूज़ हैं या एक्सपेंसेस हैं उनका एक प्लान बना लेते हैं या एक एस्टिमेशन बना लेते हैं कि हमारे ये एक्सपेंसेस होंगे फ्यूचर में, या और ये इनकम आएगी, ये रेवेन्यूज़ होंगे, यानी ये इनकम आएगी हमारी। और इसको प्रिपेयर कर लिया जाता है बिज़नेस स्टार्ट होने से भी पहले। बिज़नेस स्टार्ट होने से भी पहले एक बजट बना लिया जाता है, एक प्लान बना लिया जाता है फ्यूचर एक्सपेंसेस के बारे में और रेवेन्यू के बारे में। ये था आज का लेसन, जिसमें आपको लेक्चर नंबर 23 से 25 तक लेक्चर्स करवाए गए। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। हो सकता है इस चैनल पे आपको MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के पास्ट पेपर्स भी करवाए जाएं फाइनल टर्म के लिए। इसके अलावा और भी बहुत से कोर्सेज़ के शॉर्ट लेक्चर्स इस चैनल पे मौजूद हैं। आप उनको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।